अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। वेलकम। आज यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है, जहाँ वाक़या करबला को ज़ाहिर याद कर रहे हैं शोहदाए करबला, अहले बैत, नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी क़ुरबानियाँ, उनके ख़ानदान की क़ुरबानियाँ हम याद कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लेसन्स हैं जो करबला के इस वाक़े से हम अपनी आज की ज़िंदगी में ले सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं कि हालात कुछ भी हों, चाहे मतलब आपके सामने बातिल हो और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपने हक़ का रास्ता नहीं छोड़ना। और आजकल अगर आप दुनिया के हालात देखें तो ये वो लेसन्स हैं जिनको रिविज़िट करने की भी बहुत और बड़ा मुश्किल है। स्टेडफास्ट तरीके से, साबित कदमी के साथ आप अपनी हक़ बात पर डटे रहें, खड़े रहें और फिर अब इस उसूल में, इस जद्दोजहद में, इस जिहाद में आप अपनी जान दे दें। और अगर आप दुनिया में आजकल देखें कि जो हालात बने हुए हैं, अगर आप अपने यहाँ कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, आप मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, आपको और भी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हमने किस तरह इन हालात से मुकाबला करना है, किस तरह लड़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है। तो उस लिहाज से भी बहुत भर में इस सिलसिले में आपको पता है यौम आशूर के जुलूस निकल रहे हैं, शबीह जुलजना और अलम के मजालिस हैं, सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी आउटेज है उस जगह पे, पर्टिकुलरली जो जुलूस के रूट्स हैं। सो हम सबके लिए यही दुआ है कि तमाम जुलूस अपने अख्ताम को पहुँचे बहिफाजत और सब लोग बखैर आफियत आज का दिन ऑब्ज़र्व करें। इन द मीन टाइम आज हमने सोचा कि थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियंस भी हम लेंगे। कुछ बदलते पॉलिटिकल सिनारियोज़ हैं मुल्क में और हर दिन के हवाले से आपको पता है कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही होती है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सियासी कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही है। अदालती रिलीफ के बावजूद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया बानी PTI अब तक जेल में है। इलेक्शन के बाद से तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का बार बार ऐलान करती रही, मगर तहरीक तो दूर की बात, PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी करना पड़ा। जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द आशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। देखिए, जलसे के हवाले से हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि मैं अदालत में सुबह मेरी पेशी थी, अब यहाँ पेशी में बता रहा हूँ। तो अगर वो आ गया है, पार्टी का फैसला है, अदलिया को देखना चाहिए कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी गद्दारी के काम, बड़े पर्चे काटे जाते हैं, तो ये देख लें कि ये वो पार्टी है जो कानून की पासदारी करती है, ये वो पार्टी है जो अदलिया के और आइन का एहतराम करती है, और ये ही वो लोग हैं जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सज़ा नहीं मिलेगी, एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सज़ाए मौत लिखी है, इनको फांसियाँ चढ़ाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत भी सुकून में नहीं है। आवाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। एक तो बजट में उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, दूसरा बिजली के बढ़ते बिल अज़ाब बने हुए हैं, गुस्सा और नाराज़गी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ गई हैं। इन हालात में जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, उसमें ऐसे शोशे छोड़ना और इस तरह की महाज़राइयाँ करना, मतलब ये What sense does it make? What sense does it make? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पिछले महीने खुद मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे थे, याद होगा आपको, नहीं याद तो हम कराते हैं। जनाब स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। 2018 के जो झुरलू इलेक्शन थे, हमने उसके बावजूद भी न सिर्फ हम ऐवान में आए, और मैंने अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। ये तो खैर आपने सुन लिया, लेकिन हुकूमत की संजीदगी का आलम ये है कि मुज़ाकरात की तरफ ठोस पेशरफ्त के बजाय उल्टा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान करके जलती पर तेल छिड़क दिया। इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमा चलाने का फैसला भी हुआ है। हालांकि हुकूमतें हमेशा मामलात को ठंडा करती हैं, जाहिर है हालात इससे बेहतरी के बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ ही जाएंगे, और तो हमें कुछ होता नज़र नहीं आ रहा।
तो फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि हम ये रिव्यू दायर करने में हक बजानिब हैं। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद हैं इस नसरसानी की दरख्वास्त के लिए। तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है ये दायर की जा रही है। अब ये सूरत हाल है, PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने का इंतज़ार भी दे रही है। साथ साथ हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें मानती हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जब ये मानती हैं तो फिर कोशिश क्यों नहीं हो रही? आवाम की माशी मुश्किलात से भी सब आगाह हैं, इसके बावजूद टकराव की सियासत उरूज पर है। अब सभी स्टेक होल्डर्स ने किसी न किसी हद तक बर्दाश्त और ज़ब्त ना दिखाया तो नुकसान पहले भी हमारा ही हो रहा है, मतलब आवाम का हो रहा है, अब भी आवाम का ही होगा, क्योंकि अदम इस्तेहकाम आएगा तो कौन सफ़र करता है? आवाम सफ़र करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, वैसे तो बड़े एवेन्यूज़ हैं जहाँ से बात शुरू की जा सकती है, लेकिन ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अमल दरामद हो भी जाता तो तहरीक इंसाफ को ना तो हुकूमत मिल जानी थी, और जैसे एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं इमरान खान को उन्हें छोड़ना नहीं था। इस मौके पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करना, उससे हुकूमत को क्या हासिल वसूल होगा? क्योंकि हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है, लगता ये है कि ये टिट फॉर टैट है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि हम इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसके फैसले का भी दबाव है, क्योंकि उसमें फुल बेंच के तकरीबन 11 जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में जो फैसला किया था इलेक्शन सिंबल के बारे में, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही दबाव में थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया, जो कि टेक्निकली तहरीक इंसाफ चला नहीं सकती, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 6 को गौर से पढ़ें तो ये मुकदमा जो है ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वजारत दाखिला के ज़रिए ये काम करती है, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत है उसने मुनासिब समझा कि इसका जवाब दिया जाए, और इस सिलसिले में मरी में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का एक इजलास हुआ। इससे पहले जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी काबीना के एक इजलास में फैसला कर चुकी थी कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा भी चलाना है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगानी है। इस पर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो कुछ अहम लोग हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन जब PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया तो फिर वफाकी हुकूमत ने भी ये मुनासिब समझा कि हम भी ऐसा ऐलान करें। और ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा एक सख्त अंदाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसकी एक और वजह यह है कि सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है वहाँ से आर्मी चीफ समेत कुछ जो अहम शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, बिलो दी बेल्ट आप उसको कह सकते हैं। तो ये उसका भी रिएक्शन हो सकता है। तो जो वफाकी हुकूमत है उसने इस ऐलान के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पैगाम दिया है कि अगर आप हम पे आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान करेंगे, जिसका कि आपके पास कोई इख्तियार भी नहीं है, तो हम भी आप पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि बादियो नज़र में मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत का ये ऐलान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया फुल बेंच के फैसले
की खिलाफ वर्जी नज़र आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस फैसले के बाद अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया जा रहा है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। पीटीआई भी माशाल्लाह कोई मौका आपको पता है हाथ से नहीं जाने देती है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बाकायदा कैंपेन्स हो रही हैं, तो वो भी काबिल मज़म्मत है। सोशल मीडिया एक अजीब व गरीब सी बात लगती है ना, मीर साहब को भी लग रही होगी कि एक्स पे इतनी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंसिडरिंग एक्स लिटरली बैंड है, तो किसको किस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आम आवाम तक वो बातें नहीं पहुँच रही, दुनिया तक तो पहुंच रही हैं। अब मीर साहब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी आपको पता है सोच रही है, कहा जा रहा है कि एक बार फिर सूबाई हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ऐसा कुछ हुआ तो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी होगी या मामला तो ऑब्वियसली और ही बिगड़ेंगे, या आपको लगता है ये बस बातें ही हैं, कोई मार्च नहीं होगा? ये जो आपने सवाल किया है इसका मैं बड़े मुहतात अंदाज में जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास यकीनन मकबूलियत है, उनके पास वोट पावर है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अलावा वो पंजाब में या इस्लामाबाद में या बलूचिस्तान में या सिंध में वो अपनी स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत के लिए असल ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ अहम हुकूमती शख्सियात की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान के दाखिली मामलात के बारे में बहुत ही अहम और तशवीशनाक बातें बताई गई हैं। ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर एरिया है जो कि अफ़गानिस्तान से मुत्सिल है, वहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब हैं। तो और आप ये देखें कि जो वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, ये ऐलान मुहर्रम के दिनों में किया गया है। आप एक तरफ हमें ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत नाजुक हैं, तो जब आप एक तरफ हमें ये बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ सियासी इख्तलाफ की वजह से बैन करने का ऐलान करते हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत है? अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे और मुहर्रम जो कि हमें बाहमी इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है, मुहर्रम के दिनों में हम एक दूसरे पे पाबंदी लगाने का ऐलान करेंगे, तो ये हम पाकिस्तान का भला कर रहे हैं या पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं? तो तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अगर इस्तीफ़ा दे देती है, जिसका कि मुझे बहुत कम चांस लगता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। असल ख़तरा खैबर पख्तूनख्वा में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, असल ख़तरा बलूचिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको निमटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और जो हुकूमत का नैरेटिव है, हुकूमत का जो बयानिया है, वो मुकम्मल तौर पे ऐसे में ऐसे इक़दाम जिससे इत्तेफाक ख़राब हो, मज़ीद दूरियां पैदा हो, वो तो ज़ाहिर है फ़ायदेमंद नहीं हो सकते कभी भी मुल्क के लिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट मीर साहब, एक राय यहाँ आ रही है कि सब मसाइल का फौरी और मुस्तकिल हल चाहिए, तो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स और सियासी कुव्वतें जो हैं वो बैठे और रूल्स ऑफ गेम तय करें। कई ज़मानों पहले भी ऐसी कॉन्फ्रेंस डायलॉग्स वगैरह हुए थे, क्या अब दोबारा ऐसा किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ग्रैंड डायलॉग जो है बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, और कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो ग्रैंड डायलॉग की मजम्मत नहीं करेगा, इसकी मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें पोलराइजेशन को इतना बढ़ा दिया गया है कि जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ डायलॉग के लिए राज़ी नहीं हैं। गो के सारे कहते हैं कि जी आए जी एक दूसरे से डायलॉग करें, लेकिन मुझे इस डायलॉग का ना तो कोई इम्कान नज़र आता है, और अगर फ़र्ज़ करें ये डायलॉग होगा भी तो इसके लिए फ़ज़ा साजगार नहीं है। इसलिए ग्रैंड डायलॉग के नाम पे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ मत बनाया जाए,
ग्रैंड डायलॉग की सबसे बेहतरीन जगह पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट में आप ग्रैंड डायलॉग तो नहीं कर रहे, वहाँ पे तो आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, आप अदालतों में भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत जो है उसने अदलिया के खिलाफ एक ऐलान जंग कर रखा है। तो ये जब आप ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जी इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे, तो पाकिस्तान के आइन का अगर आप मुताला करें तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि जो एग्जेक्टिव है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो किस तरह अपने ही मातहत इदारों के साथ मुज़ाकरात करेगी, कैसे करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो मुज़ाकरात कर सकती हैं और उसका बेस्ट फोरम पार्लियामेंट है, लेकिन क्या फेडरल गवर्नमेंट किसी मुज़ाकरात की मेज़ पे फ़ौज की क़यादत को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बाकी स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनके साथ सियासत पे बात कर सकती है? आप किस किस्म की मिसाल कायम करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रैंड डायलॉग की बात करना एक सियासी बयानबाजी है, ये आईनी लिहाज से पॉसिबल नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में आप पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान डायलॉग कर सकते हैं और वही बेहतरीन फोरम है, वहाँ पे आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात का एक 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि आइन पर अमल दरामद कैसे किया जाए। पॉलिटिकल फोर्सेस को मुज़ाकरात करने चाहिए पार्लियामेंट में सिर्फ इस नुक्ते पे कि हम पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद कैसे करवाएं और जो रियासत के कुछ इदारों की जो आइन में हदूद मुतय्यन की गई हैं, तो इदारों को उन हदूद के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम देने के लिए कहा जाए और वो आइन की खिलाफवर्जी ना करें। बस इस पे बात हो सकती है। अगर आप सारे इदारों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएंगे तो ये मेरी बात लिख लें, ग्रैंड डायलॉग के ज़रिए सियासतदानों के पास जो थोड़ी सी स्पेस है इस वक्त, ये भी छीन ली जाएगी। ग्रैंड डायलॉग का नतीजा ये निकलेगा कि जो गैर सियासी इदारे हैं, जो आइन के तहत सियासत में मुदाखलत ना करने के पाबंद हैं, वो इन सियासतदानों से वो कुछ भी ले जाएंगे जो कि उनके पास नहीं जाना चाहिए। सियासी क़ुव्वतों के दरमियान ही डायलॉग होना चाहिए किसी भी पार्लियामानी जमहूरियत में। अब ये बताइएगा, लास्टली दो टोक बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में ज़ाहिर है दो राहे पर खड़ा है, हमेशा से ही खड़ा है, वैसे ऐसा लगता है कभी कभी। एक हुकूमत है जिसकी मकबूलियत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, एक अपोजिशन है जो डायरेक्ट कह रहे हैं जी हमें हुकूमत दे दें या री इलेक्शन कराएं, और वो ताउन करने को तैयार नहीं है या बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या हल है? क्या री इलेक्शन की तरफ जा सकता है मामला, या बस जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, विच इज़ इवन सैडर? पहली बात तो यह है कि री इलेक्शन के लिए आपको बहुत भारी रकम की ज़रूरत है। पहले भी जो इलेक्शन था उसके लिए रकम जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठी की गई। तो अगेन ये आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं कि क्या री इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल है। ये तो सवाल अगर आप तहरीक इंसाफ से भी करेंगे ना, तो वो भी ये कहेंगे कि हमें जो हमारी सीटें हैं जो हमसे छीन ली गई हैं वो वापस कर दें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बात की बात है। पहले भी इलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुआ, आइन का ख्याल नहीं रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामले में बेजा मुदाखलत की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो री इलेक्शन जो है वो बहुत बात की बात है, वो दूर की बात आप कर रहे हैं। फ़िलहाल हमें आइन पर अमल दरामद करना चाहिए और पाकिस्तान की जो अदलिया है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स, वो जो फैसले दे रहे हैं आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, उन फैसलों पे अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। देखिए, मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं ज़ाती बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं आजकल इस किस्म की बातें करता हूँ तो मुझे मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े टॉन्ट करने के अंदाज में कहते हैं कि आप चाहते हैं कि दोबारा तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल जाए और वो फिर दोबारा आप पर पाबंदी लगा दे और फिर दोबारा जो है वो मीडिया की ऐसी तैसी करे, फिर दोबारा वो टीवी चैनल्स के मालकान को जेलों में डाल दे, फिर आप खुश रहेंगे। तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि जो तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में किया वो गलत था। तो किसी गलत काम का जवाब जो है वो गलत काम नहीं है। अगर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और आप भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करके और गैर जमहूरी तरीके से उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो सियासी दोस्त जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है और पार्टियों से है, जो इस खौफ में मुब्तला हैं, ओहो अगर तहरीक इंसाफ पावर में आ गई तो हमारा क्या बनेगा। भाई जनरल अयूब खान भी तो पावर में आया था, जनरल याहिया खान,
जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी तो हुकूमत में आया था, क्या कर लिया था उन्होंने? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हम पर पाबंदियां लगी थी, हमने उसका भी मुकाबला किया था। फिर इमरान खान साहब के दौर में भी पाबंदी लगी, हमने उनका भी मुकाबला किया। तो अगर इमरान खान साहब दोबारा उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो इसमें घबराने की क्या बात है? वो अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपके और मेरे पास ऑप्शन है, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोर्ट अगर आज तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही है तो आपको यकीन होना चाहिए कि मुझे और आपको भी देगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के हर मसले का हल आइन पर अमल दरामद है, जो कि आइन जो है इस वक्त डोल रहा है। मैं पहले बहुत बात करता था कि आइन जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन बालादस्ती तो खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि मसले का हल सिर्फ और सिर्फ आइन पर अमल दरामद में है। और आप अगर गैर आइनी तरीके से किसी पार्टी को दबाने की कोशिश करेंगे तो तारीख ये बताती है कि इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो बैकफायर करते हैं, और वो पार्टियां जो किसी दूसरी पार्टी पर पाबंदी लगाती हैं वो खुद फिर उस गड्ढे में गिरती हैं। जल्दी से आपको दो मिसालें दे दूं। पीपल्स पार्टी ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी नैप पर पाबंदी लगाई। नैप आज ANP की सूरत में मौजूद है और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। तहरीक इंसाफ ने 2021 में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई। तहरीक लब्बैक आज भी मौजूद है, धरने दे रही है, जलसे कर रही है। तहरीक इंसाफ जलसे नहीं कर पा रही, तहरीक लब्बैक जलसे कर रही है। तो जो पीपल्स पार्टी ने किया वो भी गलत था, जो तहरीक इंसाफ ने किया वो भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो माजी की गलतियों को दोहराए और अपने लिए एक ऐसा गड़ा खोदे जिसमें वो खुद गिर जाएगी। बड़ी अच्छी आपने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। माजी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बात तो ये है कि माजी से कौन सीखे। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। हम तो माजी को बड़ी अच्छी तरह हम उसको याद भी रखते हैं और उसके बाद दोबारा फिर वही करते हैं, गिन गिन के वही करते हैं चीज़ें। सीनियर तज़कियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी एक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बड़े दिन बाद आए हैं आप, गुड टू हैव यू। अब बताइएगा, जहां तहरीक इंसाफ किसी भी मामले पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं होती है, ना कभी हुई है, वहां हुकूमत ने भी ये कह दिया है कि भाई वो अब आखिरी हद तक जाएंगे। मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम ही नसीब में है हमारे, फिर क्या करें? जो सूरत हाल बन चुकी है, इसका अंजाम क्या नज़र आ रहा है आपको? अब इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के कुछ इश्यूज़ बड़े जेन्युइन हैं, मैंडेट चोरी, और फिर इमरान खान की जेल से अगर शुरू करें, इमरान खान जेल में नाहल हो गए, बुशरा जेल में, इसके सियासी स्पेस ले ली गई तहरीक इंसाफ से, बल्ला ले लिया गया। इसके अलावा उनका फार्म 47 आ गया। अनगिनत और थोक के हिसाब से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, थोक के हिसाब से चादर चार दीवारी की पामालियाँ, झूठे मन गढ़त केस, और फिर अब मखसूस नशिस्तों तक, इलेक्शन कमीशन का किरदार, निगरान हुकूमतों का किरदार। तो ये तो तहरीक इंसाफ के साथ है, और ख़ास तौर पर मैंडेट चोरी। लेकिन तहरीक इंसाफ को पीछे हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि स्पेशली ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ कि उनको अपनी तोपों का रुख और अपनी लड़ाई सियासी मैदान में लड़नी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है तो ये इस साख लेस हुकूमत है, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत है, बयानियाँ लेस हुकूमत है, परफॉर्मेंस लेस हुकूमत है, और ये एक तरह की मकबूलियत लेस हुकूमत है, और जाली हुकूमत है, मसनूई हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है। तो सबसे बड़ा जो होता है किसी भी हुकूमत की जो बुनियाद, वो इखलाकी बरतरी है, वो इस हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत आखिरी हद तक जा चुकी है, और वो आखिरी हद है इमरान खान पर पाबंदी या बगावत का मुकदमा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। ये आखिरी जो बोंगी मारी हुकूमत ने, जो आखिरी हमाकत की है, जो अफसोसनाक और शर्मनाक हरकत की है, इसके बाद ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, ना सिर्फ नफ़रत और तकसीम बढ़ेगी, बल्कि इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाती है तो क्या होगा? दूसरे नाम से आ जाएगी। कोई तहरीक इंसाफ फारिग थोड़ी हो जाएगी, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। फ़र्ज़ करें इमरान खान पर अगर आप बगावत का मुकदमा कायम कर देते हैं तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। बयानात पर सिर्फ जब तक आप साबित नहीं करते, सबूत नहीं देते किसी चीज़, साजिश का या गद्दारी का, सिर्फ बयानात अगर मुतनाज़े कोई दे, उस पर गद्दारी के मुकदमे तो नहीं बनते ना। और फिर अल्लाह के नाम पे बस कर दे ये गद्दारी के मुकदमे, ये कुफर के फतवे, ये आर्टिकल 6।
बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर योर पर्सपेक्टिव। हम ऑब्वियसली हुकूमत और पीटीआई ये सारे कोशिश करें ना करें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई स्टेलमेट जो है वो हटे, बात आगे बढ़े और कोई सलूशन जो है वो निकाला जाए। एंड लेट अस टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप की मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद टीम में ऑपरेशन क्लीन अप, अब रोज एक नया वर्ड भी आ जाता है ना, पहले सर्जरी से क्योंकि सर्जरी लगता है हो गई, अब हम क्लीन अप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आईसीयू में जाएंगे, फिर वार्ड में आएंगे, फिर छुट्टी देंगे। अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करें। क्लीन अप तो हो ही रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो हो रहे हैं और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मैनेजमेंट से लेकर टीम में और भी तब्दीलियां होंगी। ऐसा तासुर भी बढ़ रहा है कि बोर्ड की तरफ से बाज़ सख्त फैसले खिलाड़ियों की नाराज़गी की वजह बन सकते हैं, ख़ास तौर पर गैर मुल्की लीग्स खेलने पर कड़ी पाबंदियों से प्लेयर्स खुश नहीं है। ये बहुत बड़ा एवेन्यू है इनकी कमाई का भी और ऑब्वियसली अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे शोकेस करने का। अगर वो बंद हो जाए तो डेफिनेटली खिलाड़ी खुश नहीं होंगे। बोर्ड का खिलाड़ियों को इंजरीज और थकावट से बचाने का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर ऐसी पाबंदियों से खिलाड़ियों का जदीद क्रिकेट सीखने का अमल भी एक राय है कि मुतासर हो सकता है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस यकीनन सबके लिए परेशान कुन है, मगर हर फैसला महज जज्बात या वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के रद्द अमल के तौर पर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दबाजी में फैसले हुए भी नहीं। मतलब कोई भी फैसला जो है वो करते हुए बोर्ड का खिलाड़ियों को एतमाद में लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये सिस्टम, क्योंकि खिलाड़ी सिस्टम में रहकर इस्लाहात कबूल करें ना। बहरहाल मैदान में तो क्योंकि उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही परफॉर्म करना है, फिर किसी रंजीदा खिलाड़ी से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखना खुद फरेबी हो सकती है। हुमा अब और कोई इस पे गाना लिखना है आपने क्यों टॉकिंग अबाउट याह्या से बात कर लेते हैं और याह्या से पूछ लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, रंजीदा खिलाड़ी खुद फरेबी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शायरी में चले गए हैं, हालांकि मैटर काफ़ी सीरियस है। याह्या ये बताएं, एतमाद में रखना खिलाड़ियों को और फिर फैसले लेना, खिलाड़ी आर एक्सपेक्टिंग बिग चेंजेस, वो सर्जरी की बातें हो, क्लीन अप की बातें हो, खिलाड़ी तो बैठे हुए हैं इस वक्त कि क्या होने वाला है। एक एक को करके बात करते होंगे, अगर करनी है, चेंजेस लाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस लाने हैं, इनकी कैटेगरी लेवल्स आगे पीछे करने हैं। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये अभी आप दोनों आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे थे कि बात सर्जरी से शुरू हुई थी, ऑपरेशन क्लीन अप तक आ गई। मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, बात सर्जरी से शुरू हुई थी, ऑपरेशन क्लीन अप तक आए और मेरा ख्याल है कि अब ऑपरेशन थिएटर में ये सारे मामले को ले जाकर ड्रेसिंग करके छोड़ दिया जाएगा। ये कोई मसला नहीं है, रहने दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, मुझे उनकी नीयत के ऊपर, उनके काम करने के ऊपर जो है वो कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, मुझे उनसे कोई उम्मीद है नहीं। इंतहाई माजरत के साथ मुझे कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं बात करता हूँ दलाइल के हवाले से, जितना मुझे पता होता है मैं उनकी बात करने की कोशिश करता हूँ। अब तक जितनी भी खबरें आई हैं कि जी डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जी समझौता नहीं होगा फिटनेस के ऊपर, जी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आप रिस्पेक्ट देंगे, तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। आपकी जब टीम इंटरनेशनल क्रिकेट की कमिटमेंट को फुलफिल करेगी तो आगे आने वाले दिनों में आपकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। आपने जो एक नया टूर्नामेंट फॉर्मेट किया है वनडे का, जब आप सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, तो वो टूर्नामेंट ही आइंदा साल होना है। तो अंदाजा कर लीजिए कि कितने संजीदा अंदाज में काम हो रहे हैं। बात दरअसल ये है कि होना नहीं तो ये क्या प्लानिंग करने वालों की गलती है? ऐसा अब होता है या ऐसा पहले भी होता रहा है? ये जरा हमें बता दें। बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अभी कुछ दिन पहले आपने लाहौर में बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा था। मैं इसको गलत नहीं समझता, लेकिन बात दरअसल ये इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी माजी के चेयरमैन साबिक क्रिकेटर्स को बुलाकर उनसे मशावरत करते रहे, लेकिन सिर्फ चाय बिस्किट तक ही बात खत्म हो जाती है और थैंक यू वेरी मच उनको टिकट देके बुलाया जाता है, 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। अब आप कैसे उम्मीद करेंगे, जिन लोगों ने वर्ल्ड कप के हवाले से फैसले किए थे, जो माजी में मुख्तलिफ चेयरमैन के साथ काम करते रहे, अब आप उनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वही नदीम खान जो है वो अब आपकी क्रिकेट को ठीक कर देंगे, वही मोहम्मद यूसुफ, वही असद शफीक जो है वो आपकी क्रिकेट को ठीक कर देंगे, वही बिलाल अफजल जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे जिसने वर्ल्ड कप के लिए टीम को मुंतखब किया था,
या तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीछे 2-3 डोमेस्टिक सीजन हुए हैं उनके परफॉर्मर को बुलाते, कोई कैंप लगाते और फिर सॉर्ट आउट कर लेते उन खिलाड़ियों को कि जी हमने इनको मुख्तलिफ टीमों में रखना है। ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है अब तक का आपको, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जी बिल्कुल अब आपको जो है वो फ्रेश लेग्स नजर आएंगे, ताजा दम खिलाड़ी नजर आएंगे? तो या आपके कहने का मतलब है ये जो एडवाइजरी बोर्ड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, जो चेयरमैन के इर्द गिर्द होती है, हुएवर द चेयरमैन इज, वहां से हमें चेंजेस लाने चाहिए? मतलब वो सर्जरी, क्लीन अप, उधर उस दायरे को भी क्लीन अप करना चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए अपना हुमा, बात दरअसल ये है कि ये जो खिलाड़ी आपके वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, आप इन खिलाड़ियों का एहतसाब करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के तराजू में? आपने पूछा, आपने वो रिपोर्ट में देखा कि भाई वर्ल्ड कप में आप इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, मोहम्मद रिजवान की सलाहियत के ऊपर, अहलियत के ऊपर हमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन किस गैर जिम्मेदारी का मोहम्मद रिजवान ने मुजाहरा किया, किस गैर जिम्मेदारी का जो है वो इफ्तिखार ने मुजाहरा किया, किस गैर जिम्मेदारी का जो है वो फखर जमान ने मुजाहरा किया? आपने कोई अब तक इस हवाले से चीजें की है? सारा मलबा आपने शाहीन आफरीदी पर डाल दिया कि जी उनका डिसिप्लिन का मसला था। तो भाई आप मोहम्मद यूसुफ से ही पूछ लेते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब को जिस वक्त आपने सिलेक्शन कमेटी में बिठाया हुआ है, आपने उनको इंग्लैंड बैटिंग कोच की हैसियत से भेज दिया, अब फिर वो सिलेक्शन कमेटी में आकर बैठ गए। असद शफीक अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, अगर अभी आप उनको सिलेक्शन कमेटी से निकाल देंगे तो वो दोबारा क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। यही क्रिकेट बोर्ड था ना कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक जो है वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए चले गए थे। यही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसने एनओसी दे दी शादाब खान को लंका प्रीमियर लीग में खेलने की, और शादाब खान जो है वो वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कर रहे लेकिन लंका प्रीमियर लीग में बॉलिंग कर रहे हैं। आपके आधे से ज्यादा प्लेयर जो है वो मुख्तलिफ दुनिया की लीग में खेल रहे हैं, मुझे इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपके जो बड़े खिलाड़ी है उनके हवाले से आप ये खबरें लीक कर रहे हैं कि जी उनके हवाले से हम सोचेंगे कि उनको एनओसी देना है या नहीं देना। लेकिन जिन लोगों ने एनओसी दिया, आप पूछिए ना उस्मान वाला से कि भाई आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या होगी, आपने कैसे एनओसी दे दिया? वो नजम सेठी के साथ भी थे, वो चौधरी धक्काशफ के साथ भी थे, वो रमीज राजा के साथ भी थे। वैसे ये भी चूंकि आज हमारे पास टाइम है और हम बात कर ही रहे हैं, ये एनओसी जब मिलती है तो ये एनओसी टॉप लेवल से ही आती होगी ना, मतलब चेयरमैन भी एनओसी के बीच में होगा कि यस जाने दो इसको, मतलब एनओसी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि आप ये शो करने के लिए आते हैं तो आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सारी चीजों को लाइन अप करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हुमा के ऊपर आप कोई मुद्दा डाल दें या अब्दुल्ला के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दें तो ये नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी लाइन अप किया हुआ है। बात दरअसल ये है कि जिन लोगों ने एनओसी दिया है उनका नाम है उस्मान वाला, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हैं। अब अचानक से ख्याल आ गया कि जी बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह को आपने एनओसी नहीं देना। आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ कि आप कोई बीच का रास्ता निकालें, आप नसीम शाह को दी 100 का एनओसी नहीं दे रहे, 4.5 करोड़ का उनका मुआहिदा है। या तो आपको पहले से ही बता देना चाहिए था कि जी हमारी आगे की सीरीज है, हम इस हिसाब से आपको एनओसी दे रहे हैं, आपने इतने मैचों के लिए जाना है। अभी आपके जो फास्ट बॉलर है आमिर जमाल, वो इंग्लिश काउंटी खेलने के लिए गए, वहां पर वो अनफिट हो गए। उसके बाद आपके कान खड़े हो गए कि यार अब ऐसा ना हो मीडिया फिर हमें रगड़ के रख दे। तो बात दरअसल ये मीडिया से डर के, सोशल मीडिया से डर के आपको फैसले करने चाहिए कवायद और दवाबित के हवाले से। आपको अपनी हिकमत अमली के साथ फैसले करना चाहिए। मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत से नकवी तो जुमा अभी 8 दिन हुआ, उनको क्या पता क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन लोगों ने गाइड करना है उनको, लेकिन ये गलत गाइड करते हैं और सारा वो भी शायद ये सोचते होंगे कि मतलब मैं भी चेंज हो गया और भी सब चेंजेस हो रहे हैं, ये भी चले गए तो पता नहीं कौन बोर्ड के मामला चलाएगा। अब ये बता दें आया साहब कि हम इंजरीज की बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को गैर ज़रूरी थकावट और इंजरी से बचाने के लिए एनओसी वगैरह पे बड़ी अब कड़ी निगरानी होगी। ये ज़रा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी लीग में कोई खिलाड़ी इंजर होके आता है, हमारे सामने बेशबहा एग्जाम्पल्स हैं रिसेंट पास्ट में, सो उसकी रिहैब, उसका इलाज मुआलजा, ये सब पीसीबी करा रहा होता है या वो खिलाड़ी खुद कर रहा होता है? बात दरअसल ये अब्दुल्ला, वो खिलाड़ी जितना ताकतवर होगा ना, उसके कंधे जितने मजबूत होंगे, उसको देखकर फैसला होगा। माजी में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अनफिट हुए और उनको पीसीबी ने लुक आफ्टर नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो घर पे बैठे बैठे अनफिट हो गए लेकिन उनका सारा इलाज मुआवजे का खर्चा जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने उठाया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इलाज ही गलत हुआ, जिनका इलाज होता रहा और बाद में पता चला कि यार पाँव का दर्द था, इलाज जो है वो घुटने का होता। तो ऐसे भी आपके जो है वो मसाइल होते रहे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारे खिलाड़ी भी इतने सीधे नहीं है, वो अपनी इंजरी को छुपा कर खेलते हैं, वो अपनी इंजरी का बताते नहीं है। और ऐसे केसेस में या क्या होता है जहां
प्लेयर्स का इलाज ही गलत हो रहा हो, या फिर खैर ये सिस्टम ही थोड़ा सा ऑफ है और आप बता रहे हैं जिसका जितना इन्फ्लुएंस होगा इलाज भी उधर से ही होगा। क्योंकि जाहिर है अगर वो लीग में जाके पैसे कमाने के लिए लीग खेल रहे हैं और उसमें जाके इंजर हो रहे हैं तो पीसीबी का तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एनओसी के साथ कंडीशंस नहीं अटैच्ड होती कि भाई इसमें अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप खुद इलाज करेंगे, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वी वोंट टेक केयर ऑफ यू। नहीं, देखिए, जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर वो लीग खेलने के लिए जा रहा है और वो लीग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अप्रूव्ड लीग है तो वो क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेकर ही जाएगा। अब वो खिलाड़ी जो कि इस वक्त सर्किट में ही नहीं है, वो खिलाड़ी जो लीग की एनओसी लेकर गया और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिलहाल प्लान का हिस्सा नहीं है तो वो बेचारा तो रुल जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता जैसे आमिर जमाल हो गए, हारिस रऊफ हो गए, अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। पाकिस्तान क्रिकेट को इनको लुक आफ्टर करना है तो इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इनका इलाज करेगा। छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये कुछ आज से 10 साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम गालिबन दुबई में या अबू धाबी में टेस्ट मैच खेल रही थी। हमारे एक बॉलर हुआ करते थे जुल्फिकार बाबर, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनके हाथ में जो है वो बॉल लग गया और उनका हाथ फट गया। आपको पता है कि डॉक्टर साहब जो थे उनसे उनके हाथ में जो है वो स्टिचेस नहीं लगे और स्टिचेस किसने लगाए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर ने और उनका नाम था मोइन खान। उन्होंने जो है उनके स्टिचेस लगाए। अंदाजा करें क्यों? इसीलिए कि उनसे लग नहीं रहे थे, वो डॉक्टर साहब जो है वो गलत स्टिचिंग कर रहे थे तो मोइन खान ने बोला भाई यहाँ से लगेंगे स्टिच। चले, पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं। अब ये बताइएगा, एक बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है कोलंबो में जिसमें मुस्तकबिल के फैसले होने हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा लचक दिखा दी। भारत अगर इस मरतबा भी हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? मतलब हम किस तरह से अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो आगे बढ़ाएंगे? क्या हम फिर से हाइब्रिड मॉडल, अभी तो ये तस्दीक हो रही है कि ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन इफ अगेन इंडिया से ऑलरेडी सेट कि हम तो हुकूमत ही फैसला करेगी और हुकूमत क्या फैसला करेगी हमको मोस्ट लाइकली पता ही है, सो क्या होगा? देखिए, हुमा और अब्दुल्ला, बात दरअसल ये जब से ये वर्ल्ड T20 का फाइनल हुआ है ना 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन बारबाडोस में, उसके बाद अब रोज भी लॉक करना है इंडियन मीडिया को भी, पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को भी। तो ये जो है ना वो एक जहन की सोच, अब उनको कोई ना कोई तो विलॉक करना है। तो जिस तरह अगर आपको याद हो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था और भारत और जनूबी अफ्रीका का फाइनल था, उससे पहले खबरें आ रही थी कि बहुत तेज बारिश होगी और बारिश हो गई तो इंडिया जो है वो बगैर खेले चैंपियन बन जाएगा। दोनों मैच मुकम्मल हुए और दोनों मैचों में बारिश नहीं हुई। तो मेरी नजर में इन खबरों की हैसियत इतनी ही है, पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में खेले, पाकिस्तान इंडिया आपस में खेले, फैसला क्रिकेट बोर्ड ने नहीं करना, फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नहीं करना, दोनों मुल्कों की हुकूमत की सतह पर यह फैसला होगा। तो दोनों मुल्कों की हुकूमत के हवाले से तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है और मुझे खासी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है, ये सारी बातें हवा में है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आगे आने वाले चंद महीने इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कहा जा रहा है बड़े इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बातें सिर्फ हवा में है कि अभी हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि एशिया कप की तरह तीसरे मुल्क में टूर्नामेंट होगा। देखिए 2026 में इंडिया और श्रीलंका ने आईसीसी वर्ल्ड T20 को होस्ट करना है। अगर इस बार भी इंडिया ने कोई ड्रामा किया, इस बार भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत को ढाल बनाकर ये बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात आ रही है और मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट बोर्ड रहे ना रहे, हुकूमत को अब ये फैसला करना होगा। 2016 में भी बड़े मुश्किल हालात थे, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान टीम को भारत जाने की इजाजत दी। उसके बाद पिछले साल भी आपको याद होगा कि एशिया कप नहीं हुआ और इसी वादे पर गए थे कि वो 25 में आएंगे, बट लेट्स सी। मैं यही बात कर रहा हूँ, कि फिर पाकिस्तान को भी आंखें दिखानी होंगी और पाकिस्तान को भी साफ कहना होगा। पता नहीं वो तो कब होता है। चलिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस याहिया में अच्छा लगा क्योंकि आपने कहा कि आपको लग रहा है कि वो आ जाएंगे इस बार। सो दैट इज अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है आपसे। अभी तक यही हो रहा है कि जी वो ये सिलेक्शन कमेटी के 2 रुकनी हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, फिर बाकी सब कुछ तो कुछ चेंजेस रूल्स वगैरह तब्दील किए गए हैं। हम जो अपने बड़े खिलाड़ियों की बात करें, हम चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे और कुछ दीगर और 4-5 नाम भी कर लें, अभी भी ये पीसीबी के प्लान्स का हिस्सा हैं। और कप्तानी के हवाले से क्या हम देखेंगे कि अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और बाबर को ही मजीद वक्त दिया जाएगा?
देखिए अब्दुल्ला और उमा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना इस वक्त सारे मामला टेक्निकली हैंडल कर रहा है। इस वक्त जो हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं ना कि जी सर्जरी नहीं हुई, जो इस वक्त नहीं, जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी टेक्निकल मार मार रहा है मीडिया को भी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी हमने 4 डे क्रिकेट खेलनी है, अभी हमने टेस्ट मैच खेलते हैं और टेस्ट मैच में तब्दीलियां होंगी, न टेस्ट मैच में इफ्तिखार होंगे, आजम खान होंगे, न टेस्ट मैच में फखर जमान होंगे। तो बात दरअसल ये ना आमिर होंगे ना इमाद वसीम। जो टेस्ट मैच की टीम है वो बिल्कुल डिफरेंट टीम। उसके बाद हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है सितंबर अक्टूबर में जाके, लेकिन उससे पहले क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करना है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टेस्ट टीम में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम तो शायद टीम का हिस्सा हो, लेकिन अगर आपने रिजवान को रखा टीम में तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि रिजवान को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा टेस्ट मैच में। उसके साथ जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करेंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सोच के साथ आगे जा रहा है। और शायद क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त हैप्पी अंदाज में फैसले नहीं करना चाह रहा। इस वक्त वो देख रहा है क्योंकि बाबर आजम को उन्होंने ही कप्तान बनाया था, और इस वक्त पाकिस्तान टीम में 2 से 3 ग्रुप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जबान ज़दे आम है, गुफ्तगू क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में भी ये गुफ्तगू हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बाबर आजम को भी कप्तान नहीं रखेंगे तो अच्छा एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात हो रही है, प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी कैटेगरी ग्रेडिंग, इसमें कोई तनज़ुली आपको कुछ देख रहे हैं आप, कुछ होते हुए नजर आ रही है? मैं यही बात आपसे कर रहा था उमा कि अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, 62 लाख रुपए शाहीन आफरीदी ले रहे थे, रिजवान ले रहे थे, बाबर ले रहे थे, हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप के मेन राउंड में नहीं पहुंचे, हम वर्ल्ड T20 में अमेरिका से हार गए, तो अब किस मुंह से आप ये खिलाड़ी डिफेंड करेंगे अपने आप को कि जी हमें रिटेन कर दीजिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में रखिए आप इसको, तो ये तो नीचे आए ही। लेकिन आपने जिस तरह बात की है कि जी हम अपने सीनियर प्लेयरों को जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको बचाना चाहते हैं, अब आपको अपना फैसला जो है वो वाज़ेह करना पड़ेगा। लेकिन माजरत के साथ वही उस्मान वाला बैठे हुए हैं, वही सलमान नसीर बैठे हुए हैं, वही नदीम खान बैठे हुए हैं, वही फैसल साहब बैठे हुए हैं, वही मोहम्मद यूसुफ साहब बैठे हुए हैं, वही खामोश असद शफीक बैठे हुए हैं, तो चेंज तो कोई ना हुआ, ज्यादा उम्मीद नहीं। एब्सोल्युटली यही सारी बात है कि रखने वालों को सोचना चाहिए कि जो फैसले कर रहे हैं आर दे द सेम पीपल, या क्या नई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, क्या नए लोग हैं जो नए आइडियाज़ लेके आए हैं और वो सिलेक्शन कर रहे हो। सो दैट बहुत शुक्रिया आपका याया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कितने हम सारे कंसर्न हैं बाय द वे फॉर आवर टीम। अच्छा जी, इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, आप उन लोगों में शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर बस एक इनकलाब ही आ जाना चाहिए, बोर्ड किसी को ना बख्शे, किसी बड़े छोटे का नाम का लिहाज भी ना करे। आपको लग रहा है कि बोर्ड उस तरफ जा रहा है, या अभी जिस पेस पर फैसले हो रहे हैं वो ठीक पेस है आपके ख्याल में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक जो चीजें देखने में मिल रही हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि बोर्ड उस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर एक हल्का है वो ये भी बोल रहा है कि सर्जरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजें 1 बाय 1 हो रही हैं और बांग्लादेश सीरीज से पहले बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, जो कि चीजें हमें अब दिखाई जा रही हैं बज़ाहिर। जिस तरह 35 एक्स क्रिकेटर्स को बुला लिया, और जिस तरह फिटनेस टेस्ट कह रहे हैं कि दोबारा से होंगे, जिस तरह कह रहे हैं कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हर साल जब भी टीम हारती है तो इसी तरह की बातें सुनने में आती हैं, कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। और फिटनेस टेस्ट का दोबारा करा देना हर 3 में, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है, ये आपके इन्हीं लोगों ने मना खत्म किया था, ठीक है। और इस तरह की बेतहाशा चीजें इन लोगों ने की हैं जो हम पूरा महीना वर्ल्ड कप के दौरान बताते रहे हैं। अब ये चीजें क्रिकेट बोर्ड पे हैं कि वो चीजों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमने पहले भी ये बागे दौल बोलते रहे हैं कि कुछ लोग होंगे वो आपको सर्जरी करने से रोकेंगे, डराएंगे कि टीम बैठ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि आपने उनसे डरना नहीं है, वो लोग हमेशा से उनका काम है, वो ऐसी ही चीजें करते आए हैं। अपॉर्चुनिटीज लोग होते हैं, अपना फायदा देखते हैं। आपने टीम की रिक्वायरमेंट देखनी है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने बोला कि जिस टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही हो उन लड़कों को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए।
आपकी जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जिन लोगों की परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, और वो सारे स्टैट्स हम दिखा चुके हैं कि कौन पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलता है पाकिस्तान टीम में, और कौन जो है टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर रहे हैं या किन की जो है टीम के अंदर जगह नहीं बनती, ये सब बता चुके हैं। आपकी टीम के हालात इतने बुरे हैं कि आप रैंकिंग्स देख सकते हैं, आप तीनों आपके जो फॉर्मेट में आपकी रैंकिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो अगर अभी भी आके आपने सिर्फ यही करना है, और फिर दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग या प्लेयर्स आपको फिर से दोबारा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे घटाए तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो उसके आज प्रेस रिलीज एक आई है जिसमें ये लिखा हुआ आया है कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं घटाए जाएंगे। मैं भी इस हक में नहीं हूं कि चीजें बढ़ाई और घटाई जाए। आप पहले इस तरह के दावे क्यों करते हैं? आपको फिर अगर आपने डर के रिवर्स ही करने हैं चीजें, तो फिर आप इस तरह के दावे ही ना किया कीजिए, इस तरह की अफवाहें ना उड़वाया कीजिए। तो फिर जो आपको जो है ना प्लेयर्स जैसी थोड़ा सा डराते हैं, तो भाई आप फिर प्लेयर्स को ये एक दफा क्यों नहीं कह सकते कि कर लें आपने जो करना है, जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना है वो छोड़ दें। हमने तो नहीं कभी देखा है कि इस तरह की चीज, इस तरह की ब्लैकमेल पीसीबी को किसी प्लेयर्स की एक जोट ने किया हो, कभी भी हमने इस तरह की चीजें देखी नहीं है। और अगर अभी भी आपने ये डोमेस्टिक क्रिकेट को की बत्ती के पीछे, या आपने फिटनेस की जो आपने ये टेस्ट दोबारा से रख दिए इनकी बत्ती के पीछे आपने अवाम को लगा दिया, और टीम में वो नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चेंजेस हैं वो आपने अगर नहीं की, तो आप मुल्क का और टीम का बहुत नुकसान करेंगे। आपकी टीम ऑलरेडी हॉकी की डगर पे पड़ी है। हमने पहले भी बोला है कि पाकिस्तान टीम को एक सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और अगर उन्होंने अभी ये बड़ी सर्जरी ना की या वो उस तरह के फैसले ना कर पाए, तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, जो कि शायद अभी 2-4 महीनों में नहीं, लेकिन आने वाले 8 महीने 1 साल के अंदर हमें पता लगेगा। तो अगर तो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए चीजें करनी है तो ठीक है, अदरवाइज हमने तो बोला है पहले भी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की जो भी नेक ख्वाहिशात या नेक काविशें या अच्छी काविशें होंगी, हम उनको भी अवाम को भूलने नहीं देंगे। और अगर अवाम को डिस्ट्रैक्ट करके फिटनेस टेस्ट के पीछे या किसी एक प्लेयर का नाम फ्लॉन्ट करके या 2 सिलेक्टर्स को निकाल के या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के पीछे छुपने की कोशिश की गई, तो हम वो भी अवाम को कभी भूलने नहीं देंगे। अच्छा अहमद शहजाद, आपने तो बड़ा क्लियर कट बता दिया कि जो नहीं मान रहा किसी भी कंडीशन को आप नहीं भूलने देंगे। हाँ, आप बेसिकली उनको निकाल दो कि जाए, जो इन चीज़ों पे नहीं उतर रहा। इन प्रिंसिपल एक्चुअली बुरी बात भी नहीं है। अच्छा, अब जरा एक एक चीज़ उठा के बात कर लेते हैं, जैसे कि फिटनेस विच हैज़ बिन अ मेजर प्रॉब्लम। क्लियरली अनफिट प्लेयर्स को भी हमने देखा है कि टूर्नामेंट्स में ले जाया जाता है। तो अब बताएं, अब जो ये फैसला किया गया, अनाउंसमेंट की गई है कि फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मतलब कभी भी नहीं होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इस वक्त जो टीम वर्ल्ड कप जिसने खेला है या जो अगली सीरीज़ खेलेगी, आपको लगता है कि सब के सब फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लेंगे? और ये इलूसिव फिटनेस टेस्ट क्या होता है, तो कैसे क्लियर कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे उनके साथ क्या होना चाहिए? सर, फिटनेस टेस्ट को इतना बड़ा इशू बना के पेश कर दिया गया है। हम सारी जिंदगी फिटनेस टेस्ट ही देते रहे हैं और करते हैं। तो लोग जिन्होंने फिटनेस टेस्ट को पाकिस्तान टीम से खत्म कर दिया, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए सब कुछ किया, और उनका बजाय के एहतसाब हो कि ये सारी चीजें, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, ये एक आधी चीज थी। और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं जो हम थ्रू आउट बताते रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने बताया। इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है इस चीज पे। आप वो चीजें उन्होंने जो खत्म कर दी है उनको रिवाइव करके आप ये कह रहे हैं कि आपने सर्जरी, ये सर्जरियां नहीं है। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे यकीन है इनफैक्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना तब्दीलियां लेके आएंगे और सर्जरी करेंगे। वो पिक एंड चूज नहीं करेंगे, किसी एक या 2 शख्स पे सारी चीजों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है, मुझे उम्मीद है कि वो उसको कटहरे में लाके खड़ा करेंगे।
ना सिर्फ खड़ा करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, तभी एक ये एक वाहिद हल है पाकिस्तान क्रिकेट का सही ट्रैक पे चलने का। अदरवाइज सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है, पाकिस्तान की टीम का सिर्फ नुकसान ही होगा अगर आपने वो लोग जो ग्रुप। अच्छा अहमद भाई, अच्छा लेकिन आपने तो और भी ज्यादा सख्त वर्ड्स यूज हो गए, कटहरे में खड़ा करेंगे। अब ये बताएं कि एक ये बात बताएं कि क्रिकेटर के पास ज़ाहिर है कोई सारी उम्र तो खेलना नहीं होता, ऑल्दो चाहते हैं कि बहुत कभी रिटायर ही ना हो, कैंपेन भी करते हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन कमाने के लिए चंद साल होते हैं और असल आमदनी आजकल क्रिकेटर्स कहते हैं भाई लीग क्रिकेट से होती है। और इस तरह लीग क्रिकेट पे पाबंदी या फिर रोक टोक या दरवाजे बंद कर देना मुनासिब है? मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय के खिलाड़ियों पे लीग क्रिकेट खेलने के दरवाजे बंद इंसान करे, आप अपना किबला दुरुस्त करें। लीग क्रिकेट जो टीम्स होती हैं वो उन्हीं को बुलाती हैं, या तो कोई बहुत बड़े छिक्के मारता हो, जो कि हमें तो नहीं लगता है कि हमारी टीम में कोई इस तरह का है, या तो जो इंटरनेशनल टीम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अब आपकी टीम में आप देखें ना कि अगर आपने उनको रोकना है तो भाई आप नए बच्चों को चांस दें। वो जब डेवलप हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो लीग्स हैं वो उन्हीं बच्चों को बुलाना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि लीग की तो मजबूरी होती है कंट्री टू कंट्री रिलेशन रखना, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना। तो वो जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग भी होती है, लोग उनको देख रहे होते हैं, तो उनको वो बुला के अपने जो है ना जो व्यूअरशिप है उस मुल्क की उसको कैच करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। बजाय कि आप लोगों को रोकते फिरे, आप यंगस्टर्स को चांस दें। ठीक है, वो लोग जो मतलब आप लोगों को इसलिए रोक रहे हैं ना कि वो मुल्क को प्रायोरिटी नहीं रख रहे और जो है ना लीगों की तरफ ध्यान है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बजाय कि आप उनको वहां से रोकें, ऐसे लोगों को जो अपने मुल्क को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं और जिनका रुझान और ध्यान सिर्फ लीग क्रिकेट पे है, जो कि एक ठीक बात है, आप उनको टीम से निकाल दीजिए। आप उन बच्चों को टीम में लेके आए जिनकी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, मुल्क हो, वतन हो, झंडा हो, सितारा हो। आप ऐसे लोगों को चांस दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको किसी को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज शायद जो क्राउड कैच करने के लिए उस पर्टिकुलर मुल्क का लोग जिन प्लेयर्स को बुला रहे हैं, वो हो सकता है 6 महीने बाद वो उनको जब आप टीम से निकाल देंगे उनको कोई नहीं बुलाएगा। आपके वो जो यंगस्टर्स टीम के अंदर खेल रहे होंगे, जो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, उनको बुलाएंगे। तो ये एक बेटर तरीका है, स्मूथ क्राइटेरिया है, बजाय कि आप लोगों की एनओसीज रोकें। आप उनको जो मुल्क की तरफ से नहीं खेलना चाहते हैं, जिनका रुझान लीग क्रिकेट की तरफ से है, आप उनको लीगों तक ही छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप यंगस्टर डाल दीजिए, वही आपके ग्रूम होंगे और वही 6 महीने बाद सारी लीगों में जाके खेल रहे होंगे। वैसे you know what, as harsh as it may sound, it's not such a bad suggestion at all. When was the last time, अब्दुल्ला, आप ही से पूछ लेती हूँ कि आपने किसी इदारे में काम किया और उनकी रिक्वायरमेंट्स हो कि आप इस इदारे में रहते हुए ये चीज़ें नहीं कर सकते। वो जो आमदनी का आप पूछ रहे थे ना कि बड़ा कम टाइम होता है और इसी में इन्होंने कमाना है, भाई क्यों कमाना है? एक सेकेंड, मतलब पहले तो लीग्स ही नहीं होती थी, लोग इसी क्रिकेट से कमा रहे थे ना। एंड देन यू आर इन अ प्रेस्टीज प्लेस, आप एक नेशनल, अपनी नेशनल टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीग्स फिर मिल रही है ना, इसी की वजह से लीग्स मिल रही है। लेकिन अगर आप पे अगर कोई कदकन लग गई है कि आप लीग फॉर व्हाट एवर रीजन नहीं जा सकते, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, सो जॉइन द क्लब। देयर आर मेनी प्लेसेस इन एंड अराउंड द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान जो फिर वो अपने क्लॉजेस डालते हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप ये सब नहीं कर सकते। अब ये बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है सिस्टम की बुनियादें अपेरेंटली यही कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि ठीक की जा रही हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, लेकिन रातों रात तो नतीजे नहीं मिलेंगे। आपकी नज़र में सब कुछ हो जाता है तो हमें नताइज कब तक मिलने चाहिए आइडियली, या कब तक वेट करना चाहिए नताइज का? और चैम्पियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड T20 जो 2026 में होना है, हम उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे? सर, आप पहले ही 7-6 इवेंट्स तो हार चुके हैं, दो एशिया कप, 4 वर्ल्ड कप तो आप हार चुके हैं। अब आप जब तब्दीली करने जाएंगे, सही शिफ्ट में जाना चाहेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए तो क्या मसला क्या है? आपके जो ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था, ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं। अगर इतनी पावर के बावजूद भी, इतने एके के बावजूद भी जो इनका पिछले 4-5 साल से था, इस वर्ल्ड कप को आप छोड़ दीजिए, उससे पहले तो यही सारे कमांड कर रहे थे ना सारी चीजों को। तो अगर नहीं जितवा के दे सके तो आगे आने वाले वक्तों में आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एटलीस्ट जो यंगस्टर्स हैं
उन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यंगस्टर डेवलप होके आपको आईसीसी के इवेंट्स जितवा के दे सकते हैं। अगर इसमें आपका चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाता है, अगर आपकी इसमें बांग्लादेश की सीरीज गुजर जाती है, आने वाली सीरीज गुजर जाती है, कोई मसला नहीं है। 1 साल 1.5 साल लगेगा, साल लगता है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इससे ज्यादा लगेगा, ठीक हो जाए, वक्त चाहे थोड़ा और लग जाए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमारा इंतजार किया। और हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे थे, तो अब इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ को एक दूसरे को सियासी तौर पर इंगेज करने की ज़रूरत है। हुकूमत को आगे बढ़ना है तो उन्हें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दामात लेने होंगे। क्या इमरान खान की रिहाई और मुकदमात की वापसी से काम बन जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, हुकूमत से बात करने का कोई नतीजा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं इस हक़ में हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और मुल्क और कौम के लिए आगे बढ़ें। मैं इस हक़ में हूँ कि सारे मानें कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। मैं इस हक़ में हूँ कि सारे एक एक कदम पीछे हटें। मैं इस हक़ में हूँ कि 9 मई का तय कर लें, उसके बाद मैंडेट चोरी तय कर लें, फिर आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करें, तो किस चीज़ पे बात करें? जब मरियम नवाज़ काबीना कहती है कि इमरान खान पर बगावत का मुकदमा करो, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी करो, जब वफाकी हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, जब उनके वुज़रा कहते हैं कि जहाँ तक हो सका इमरान खान को जेल में रखेंगे, जब उनके वुज़रा कहते हैं कि इस तमाम मसाइल का जो वजह है वो इमरान खान को वजूद है, तो क्यों, किस हुकूमत से बात करें? इस हुकूमत से बिल्कुल बेफ़ायदा है। और ये जाली हुकूमत है, मसनूई हुकूमत है, और ये इमरान खान के मैंडेट पर बनी हुकूमत है, तो लिहाजा इससे बात करना फजूल है। अच्छा, अब ये बताइएगा भट्टी साहब कि तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। हुकूमत किसी की नहीं सुनती, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात खुलकर इस्तेमाल करने पर आ जाती है। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़कर खुलकर मैदान में आएंगे, बड़ी तहरीक चलाएंगे? क्या ऑप्शन है उनके सामने? बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसी की तो भुगत रही है। कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ना और फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, इसी की तो भुगत रही है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने कम से कम इतना सीखा है कि उनकी मैंडेट चोरी हो गया, उनके साथ जुल्म हुए, ज़्यादतियाँ हुई, मगर वो कौमी असम्बली में आके बैठी, पंजाब असम्बली में बैठी हुई है और केपी में हुकूमत बनाकर बैठी हुई है। निज़ाम का हिस्सा रहना चाहिए तहरीक इंसाफ को, इस निज़ाम में रहकर निज़ाम को बदलना चाहिए। पहले जो ब्लंडर्स किए हैं अब वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, और ऐसे मशवरे देने वाले तहरीक इंसाफ के हम दर्द नहीं हो सकते कि असम्बलियों से निकलो और दमादम मस्त कलंदर। असम्बलियों के अंदर भी बात करो, असम्बलियों के बाहर भी बात करो, अदालतों में भी बात करो। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर योर पर्सपेक्टिव। हम ऑब्वियसली हुकूमत और पीटीआई ये सारे कोशिश करें ना करें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई स्टेलमेट जो है वो हटे, बात आगे बढ़े और कोई सलूशन जो है वो निकाला जाए। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मज़हर साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी बढ़ते बढ़ते अब बज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है। जो फैसले सामने आए हैं, हुकूमत का तो नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है, सियासी भी है और इंतज़ामी भी। क्या इस सूरत हाल में हुकूमत इस सूरत हाल से सही सालम निकल भी सकती है या फिर नहीं, डैमेज होगा यहाँ भी? शुक्रिया। मेरा ख्याल है हुकूमत बहुत ख़राब अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर रही है। देखिए, इस वक्त 2 तरह की सियासी कशीदगी है। एक तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान नज़र आ रही है। फिर अब हुकूमत ने इतने महाज खोल लिए हैं कि अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो गई है। और उसके साथ साथ जो हुकूमत, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हुकूमत को, वो हो रहा है कि वो कोई ना महंगाई पे कंट्रोल कर पा रही है, ना कीमतों पे कंट्रोल कर पा रही है। बिजली के बिल जो है वो बिजली की तरह गिर रहे हैं लोगों के ऊपर। ऐसे में ना आवाम की हिमायत उसको हासिल हो पा रही है, ना वो कोई किसी किस्म का बहुत बड़ा माशी जो है वो फैसला कर पा रही है। और जाहिर है मईशत का ताल्लुक बहुत हद तक सियासी इस्तेकाम से है। तो मेरा ख्याल है ये जो हालिया दिनों में हुकूमत ने इक़दामात किए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो उनका ये फ़ैसला था
कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर, ये तो मेरा ख्याल है ख़ुद हुकूमत के इत्तेहादी भी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। और जिस दिन अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया, उसके कोई 1-2 घंटे में ही इतना रिएक्शन आ गया। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या अवामी नेशनल पार्टी, इवन पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, रज़ा रब्बानी हो गए, फ़रतुल्लाह बाबर हो गए, उनको ले लें, दीगर सियासी जमातों को ले लें, तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो भी ये ऐलान किया, चाहे उन्होंने फीडबैक लेने के लिए किया हो, जो ऐलान किया उसके रद्द-ए-अमल से हुकूमत की मज़ीद सुबकी हुई है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत गैर ज़रूरी तौर पर कशीदगी को बढ़ा रही है। देखिए, अपोजिशन तो कशीदगी बढ़ाती है, हुकूमत उसको हैंडल करती है। हुकूमत उस फलदार दरख्त की मानद होती है जो हमेशा झुकता है, वो कोशिश करता है कि चीज़ों को सेटल करे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने अब तक जो, हम ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अगर हम देखें, तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल और हुकूमत के मुख्तलिफ एक्शन, उससे में कोई भी एक ऐसा जो है वो फ़ैसला नहीं है जिससे हुकूमत को फ़ायदा हुआ हो। अच्छा, एक और बात यह है कि ऑब्वियस है तहरीक इंसाफ बिलाशुबा इस वक्त दबाव में है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा दबाव में रहे। आज जो सिस्टम के उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जो सिस्टम कभी उनके लिए काम करता था, आपकी नज़र में क्या बतौर जमात तहरीक इंसाफ ने इस सब से कुछ सीखा है? क्या हम कुछ सीखते हैं? देखिए, सीखने का अमल तो उस वक्त आएगा कि सीखा या नहीं सीखा जब तहरीक इंसाफ किसी इस पोजीशन में होगी कि जहां हम जिस तरह कहते हैं कि जब पार्टी अपोजिशन में होती है तो बड़े बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन जब वो हुकूमत में आती है तो उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हर हुकूमत का होता है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के सबक सीखने का जहाँ तक अमल है, वो तो हमें नज़र आएगा कि जब वो किसी ऐसी पोजीशन में होंगे जिसमें उनके पास कोई इख्तियार हो। जैसे खैबर पख्तूनख्वा ले लें हम, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। अब अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ रद्द-ए-अमल के तौर पे वहाँ मुस्लिम लीग के लोगों को पकड़ना शुरू कर दे, वहाँ की जो अपोजिशन है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई किए, तो हमें नज़र आएगा। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का तो अभी इम्तिहान होना बाकी है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त सूरत हाल है, जो उनका सियासी तौर पे उनसे गलतियां हो रही हैं, वो तो ये कि एक वो उस बातचीत के अमल को उस तरीके से नहीं शुरू करना चाह रहे, और उनकी एक पोजीशन है कि हम सबसे बात करेंगे माँ सिवाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से, यानी जो हुकूमत और MQM से, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एतमाद बहाल करवाने में कामयाब हुई है? मुझे वहाँ भी उनको कमी लग रही है। जमीयत उलमा इस्लाम में अब भी अगर और मगर नज़र आता है कि इनके साथ जाएं ना जाएं। जमात इस्लामी वैसे उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी है। तो तहरीक इंसाफ को इससे सबक सीखना चाहिए कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ख़ुद अपोजिशन की जमातें भी उन पर इस तरह का एतमाद नहीं करती, और वो समझती हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत क्लियर, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ इससे पहले इमरान खान जो है वो कहते रहे हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ये एक वो नुक्ता है जिसकी वजह से बाकी जमातों को थोड़ा सा रिजर्वेशन है तहरीक इंसाफ के बारे में। तो क्या तहरीक इंसाफ अब ये सूरत हाल, जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ जो है अपनी सियासत को में कुछ तब्दीली लाएगी? इसका पता हमें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक राय मज़हर साहब ये सामने आ रही है कि सब इदारे, सब सियासी क़ुव्वतें, सब स्टेक होल्डर्स को एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ नहीं है। वैसे क्या ऐसा होना मुमकिन भी है, या फिर ये भी आइन से इन्हिराफ होगा? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव है वो हुकूमत खुद लेती है। एक फिलर छोड़ा गया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, वो था नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो जो गवर्नमेंट को अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो वो वसी तर एजेंडे पर होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो, आप 2 रोज़ 3 रोज़ लगा लें। एक रोज़ आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई लड़नी है।
दूसरा सेशन आप रखें कि सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है, तीसरा सेशन रखें कि माशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का एजेंडा क्लियर होना चाहिए, और एजेंडा क्लियर होना ज़बानी बात नहीं है। अगर वाकई संजीदा है हुकूमत और संजीदगी से चीज़ों को देखना चाहती है, तो उसको चाहिए कि वो खुद एक डॉक्यूमेंट तैयार करे, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट तैयार करे, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट तैयार करे, एंटी टेररिज्म जो एक्शंस हैं उसके हवाले से उनके पास कोई वर्किंग पेपर होना चाहिए। वो वर्किंग पेपर आप तमाम जमातों को भेजें, फिर उनको बुलाएं, और एक कोई जॉइंट डिक्लेरेशन। इन तीनों और भी इशू हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मेन इशू हैं, इनके ऊपर एक जॉइंट डिक्लेरेशन आना चाहिए हर चीज़ पे। लेकिन ये बड़ी संजीदा कोशिश है। मुझे अब तक हुकूमत की जानिब से संजीदा कोशिश नज़र नहीं आ रही डायलॉग की। एक मिनिस्टर खड़े होकर डायलॉग की बात करता है, दूसरा मिनिस्टर दूसरे लम्हे जो है उसको सबोटाज कर देता है। तो संजीदगी दिखाने की अगर ज़रूरत है, अगर वाकई हुकूमत संजीदा है, तो फिर उनको संजीदगी दिखानी पड़ेगी, और तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को फिर उसका उसी अंदाज में मुस्बत जवाब देना पड़ेगा। तभी हम किसी एक फैसला कौन मरहले पे पहुंच सकते हैं, कोई एक फैसला कर सकते हैं इन 3 मेन इश्यूज़ पे: इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और सबसे अहम बात ये कि जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उसको हम किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके बारे में क्या नेशनल कंसेंसस बना सकते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। हो सकता है किसी नतीजे पर ना पहुँचे पहले ही सेशन में, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ संजीदगी से होना चाहिए, जो संजीदगी बहरहाल अब तक नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका। और मज़हर साहब, आपका मौक़िफ़, मतलब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि संजीदगी नज़र आनी चाहिए। सीरियसनेस किसी भी तरफ से नज़र नहीं आ रही। कोई आता है, कुछ कह के चला जाता है, फिर दूसरी तरफ से आते हैं, जवाबी गोलाबारी करके चले जाते हैं। मतलब this has been going on for a very long time now। और आपकी बात से थोड़ा सा ये भी लगा कि जो पार्टी हुकूमत में होती है उस पर ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर एक कंसेंसस फॉर्म करना है, एक बेहतरी लानी है, तो पहल उनकी तरफ। और जो आप हुकूमत में वो ये कहते हैं कि भाई जब पीटीआई हुकूमत में थी उन्होंने कौन सी बेहतरी लाने की कोशिश की थी। बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे पास हर किस्म के एग्जाम्पल्स जो हैं वो तो है, लेकिन फ़खर दुरानी ने भी अभी हमें ज्वाइन किया। आज हम मुख्तलिफ ओपिनियंस ले रहे हैं शो में, वक्त हमारे पास काफ़ी है। नेशनल कंसेंसस की भी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत लोगों से राय ली है, और अब आपकी तरफ आए हैं। फ़खर, ये बताइएगा कि पहले तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मामलात पर अड़ी रही, और अब हुकूमत यहाँ तक आ चुकी है कि हर हद जो है वो पार कर रही है। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में आप कहीं सियासी इस्तेकाम देख रहे हैं, वफाकी हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा एवेन्यू हो जहाँ से बेहतरी आ सके और ये सारी हुकूमतें जो हैं अपनी मुद्दत पूरी करें? जी बिल्कुल, देखें, सियासी इस्तेकाम के लिए ये जो ख़ास तौर पे वफाक है या KPK में, इन दोनों की तरफ से आपस में जब तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ये सियासी इस्तेकाम नहीं होगा। और उस हवाले से पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी के लिए तमाम सियासी जमातों को ख़ास तौर पे मौजूदा जो सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखना होगा, ख़ास तौर पे जो माशी सूरत हाल है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जो सियासी जो इस्तेकाम है कोई मुस्तकबिल करीब में हो, क्योंकि अगर आप देखें आज या कल 2-3 दिनों में जिस तरह PTI की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो इदारे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उससे ऐसा ही लगता है कि PTI बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुल्क में कोई सियासी तौर पर इस्तेकाम आए और कोई मुल्क आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में कोई सियासी इस्तेकाम आए, या इस हवाले से वफाकी और उसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी मुद्दत पूरी होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आप तो कह रहे हैं वफाकी सूबाई हुकूमतें भी मुद्दत शायद पूरी करते ही नज़र नहीं आ रही। अब मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत चला रही है और इसलिए जो फैसले हैं उसी के अब भुगतेंगे भी सर्टनली फिर यही लोग, लेकिन हुकूमत में इनके अलावा भी दीगर इत्तेहादी हैं। तो क्या सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी, MQM वगैरह को कोई नुकसान होगा, आपको लगता है, सारी सूरत हाल का?
बिल्कुल, देखें, ऐसा नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी हो या जो दीगर छोटी इत्तेहादी जमातें हैं कि हम क्योंकि हमारे पास वजारतें नहीं थी तो इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप माजी में देखें तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी 2024 के इलेक्शन से पहले कैंपेन करते हुए हमने देखा कि वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालते थे और कहते थे कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी ज़्यादा जो है ना वजारतें थी और ना ही इतना ज़्यादा अख्तियार था। लेकिन हमने ये देखा है कि ये जितने भी बड़े ओहदे हैं अब अवाम भी समझदार है और उनको पता है कि ये ना सिर्फ वजारतें नहीं लेगी, अदरवाइज बाकी आईनी ओहदों के ऊपर भी पीपल्स पार्टी है, उसके साथ साथ जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या इस्तेकाम पार्टी है, इस तरह की बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं ना सिर्फ उनको वजारतें दी गई हैं बल्कि जो काबीना के जरिए फैसले जितने भी लिए जाते हैं उनमें ये तमाम सियासी जमातें शरीक होती हैं अपने वज़रा के जरिए। और उसके साथ साथ हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी को भी चाहे वो बजट का मामला हो या दीगर कोई और सियासी मामलात हों, हमने देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करते हैं या पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात करते हैं और ये बारहा मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट किया जाता है कि इनको एतमाद में लिया गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम सियासी जमातों को जो कि अभी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं उनको ये जिम्मेदारी में भी शरीक होंगे। हाँ, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं कि उसमें बड़ी जो जिम्मेदारी है जो एक बड़ा शेयर है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से होगा बाकी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी या दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेने से मुबर्रा हैं। अच्छा, फाइनली ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ बज़ाहिर एक हमदर्दी का वोट ले रही है और सब उनके साथ खड़े नज़र आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दबाव में नहीं। तो राय ये मिलती है कि अगर उन्हें दबाव से निकलना है तो पहले सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, फिर किसी और की बात करेंगे। तो आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वाहिद ऑप्शन ही यही है कि जब तक आप मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे और ये तसादुम की तरफ मजीद बढ़ते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ेगा और फिर किसी सियासी जमात के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, क्योंकि इंतशार एक हद तक तो इस मुल्क में जो है वो मौजूदा सूरत हाल में बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर एक हद से आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर वही है कि गैर आइनी तौर पर जो इकदामात हमने माजी में भी देखा, मार्शल लॉ भी लग सकते हैं या इस तरह के इससे भी जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है जो 2-3 दिन पहले इमरान खान ने एक मुज़ाकरात के हवाले से इरादा किया है कि वो 3 जो है उनकी शराइत हैं उसके ऊपर वो किया जाए तो वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। पहले नंबर पे वो कहते हैं कि तमाम तर जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ बानी PTI के भी और उसके साथ साथ पीपल्स PTI के दीगर अरकान के भी। दूसरा वो कहते हैं कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए और तीसरा वो कहते हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। ये तो एक हद तक जो है उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं, लेकिन हमने देखा है कि दूसरी तरफ से भी जो एक मेन शर्त रखी गई थी, DG ISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक बानी PTI पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इनके किसी हवाले से मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों साइड्स को कुछ लो और कुछ दो के हवाले से वो करना होगा। एक स्टेप दोनों जब तक पीछे नहीं हटेंगे ये मामलात मुझे नहीं लगता कि ये सुलझेंगे और ये चाहे मुज़ाकरात जो है उस हद तक उस वक्त जो है तब पॉसिबल ही नहीं है जब तक ये दोनों अपने एक स्टेप पीछे नहीं हटते। शुक्रिया आपका फ़खर दुरानी। अभी बिल्कुल ही स्विच मार रहे हैं हम तो मतलब हमने सोचा कोई रह ना जाए तो टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब शुक्रिया आपका। तौसीफ साहब आमतौर पर हम क्रिकेट की बात दोबारा से बात करेंगे। आमतौर पर किसी टूर्नामेंट में शिकस्त के बाद बड़े फौरी एक्शन लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर टीम और कप्तान तब्दील करना, लेकिन इस बार और भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी टीम और कप्तान की तो बारी नहीं आई है। आपको लगता है कि अब जिस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं बोर्ड ठीक ट्रैक पर है? देखिए बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअल सारा मामला इसलिए होता है कि पहले भी मैं भी पार्ट रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का 4 चेयरमैन के उसमें, और हमेशा ये हुआ कि हमने बैकअप की कभी कोशिश ही नहीं की और उसमें डेफिनेटली प्लेयर्स जो थे वो मुझे लगता है इतना अपने आप को सेफ नहीं समझते और अब तक ये होता आ रहा है, इस काफ़ी सालों से हो रहा है। बट जो इस वक्त जो इक़दाम उठाया है इस पे भी बड़ी कोशिश की गई कि आप नए प्लेयरों को कुछ लोगों को बिठा के और चांस लें, मगर प्लेस पावर ही कहेंगे इसको और तो कुछ नहीं कह सकते। बैठने को कोई तैयार नहीं होता था, तो उसकी वजह आज हमें सामने नजर आ रही है। बट मेरे ख्याल में तो बहुत देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है
और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह सिलसिला रहेगा, हारने के बाद में। लेकिन ये जो चीज़ें अभी मैं आज देख रहा था, चेयरमैन साहब ने सारी बात की है, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं हर मुल्क की किसी कंट्री की टीम के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा, ये बताएं कि बोर्ड के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए टीम मैनेजमेंट के साथ कोचेस का भी ऑब्वियसली एक किरदार होता है, तो क्या फॉरेन कोचेस से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो सब खिलाड़ियों से मुकम्मल अमल दरामद करवा ले, या फिर कोई लोकल कोच होता तो बेहतर हो जाता? आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? देखिए, लोकल कोच की और इसमें हम जाएंगे तो बहुत डीप हमारे लिए प्रॉब्लम। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि बाहर का कोच होता है कि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अपनी जबान वाला होना चाहिए, बट आपने देखा कि हमारे बिग प्लेयर्स बड़े जितने रहे हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स आपस में बहुत कुछ रही हैं। कई बार रखे भी गए तो उसके बाद आप नतीजा देख लें। तो मेरा तो अपना ख्याल है, बोर्ड क्रिकेट बोर्ड अगर जो है वो कोच, जाहिर है बाहर का कोच आता है तो वो अपना स्टैंड लेता है बहुत चीज़ों में, बट वो फिर देखता है कि यहाँ हालात ऐसे हैं तो वो उन्हीं के साथ मिल जाता है, अपने कोच और मैनेजर के साथ जो है वो मिल जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक प्रॉब्लम है, और जिसको मेरा ख्याल है कि ये अगर क्रिकेट बोर्ड उसको जिस तरह के अभी डिसीजन ले रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे और किसी की प्लेयर पावर हिम्मत नहीं होगी तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप लास्टली ये बताइएगा कि एक पॉलिसी ये भी नज़र आ रही है कि खिलाड़ियों के इंटरनेशनल T20 लीग्स खेलने की हौसला शिकनी की जाए, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट भी ज़ाहिर है खिलाड़ी यहीं से सीखते हैं, यहाँ से भी सीखते हैं, चलें ऐसा कर लें। मिसाल के तौर पर हारिस रऊफ आजकल अमेरिका में जिस टीम के साथ खेल रहे हैं, वहीं पैट कमिंस भी हैं, तो एक अच्छा तजर्बा होगा। क्या इन खिलाड़ियों को इस तरह से महरूम रखना चाहिए या बस कोई बैलेंस तलाश करना चाहिए? महरूम तो नहीं करना चाहिए, और आज तक नहीं किया। और आपने देखा कि हमारे हर प्लेयर जाके जहां मिला वहां खेला। बट अगर हमारी कंट्री की डोमेस्टिक या जो हमारा सीजन चल रहा है उस पे अगर फर्क आ रहा है तो फिर लिमिटेड करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए कि हमारी आवाम भी यहाँ पे क्रिकेट देखना चाहती है और हमारे हीरोज को देखना चाहती है। मैं खुद चाहता हूँ प्लेयर जरूर पैसा कमाएं, बट उसका इफेक्ट जो है हमारे अपने सीजन पे या फिर जो है हमारी टीम पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्लेयर इतना खेलता है और उसके बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसके बाद जो है उसको यहाँ की चीजें पसंद ही नहीं आती हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल बिल्कुल खेलें, जरूर खेलें, मैं खुद भी कहता हूँ, बट कंट्री के उससे बढ़ के नहीं है। हमारा जब सीजन हो तो उसमें हमें जरूर प्लेयरों को खेलना चाहिए ताकि हमारे लोग देख सकें उसको, और इनके पैसे कमाने पे किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन बात वही है कि सारा जोर आप अगर उधर लगा देंगे तो फिर हम लोग जब यहाँ पे होगा तो फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बट उस पर हमें फर्क नहीं आना चाहिए हमारी ढांचे। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है पैदर पे तब्दीलियां हो रही हैं, ग्रेजुअली हो रही हैं, बहुत कुछ नहीं हो रहा। कुछ सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजेस की गई, बाज़ लोगों से उनकी जिम्मेदारियां ले ली गई। फिर हमारी क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद हमने एक टूर्नामेंट बहुत इंजॉय किया और वो जियो सुपर पे आ रहा था, और वो था लेजेंड्स लीग, और हमने उसका बड़ा जिक्र भी करते रहे। और पहले तो काफ़ी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट अनडिफीटेड ही रहे। ऑफ कोर्स इन द एंड जब फाइनल हुआ तो उसमें जीत ना पाए, लेकिन इट वाज अ प्लेजर टू वॉच आवर वेटरन्स प्ले सो वेल। सुपरस्टार्स और जो जितने टीमों के बाकी प्लेयर्स हमें नजर आ रहे थे, नेचुरली रिटायर्ड एंड कमिंग बैक टू प्ले दिस टूर्नामेंट, हमारे बड़े फिट नजर आ रहे थे। सो वी वर वेरी हैप्पी टू सी देम। बस मुझे लगता है फाइनल में जरा बैड लक हो गई। अब क्या हुआ, वैसे हमारा टूर्नामेंट अच्छा ही रहा और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। लिटरली एक तो वो जहनी प्रेशर भी नहीं था और स्टेडियम आपने देखा था फुल थे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम, और बड़े दिन बाद हमने इनको भी एक्शन में देखा और बड़ा महजूज हुए सभी लोगों को एक्शन में देखते हुए लोग। और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन रज़ाक भाई से पहले पूछ ले, बीइंग बैक ऑन द फील्ड और बड़ी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बड़ी सुपर चार्ज्ड टूर्नामेंट था। इसको अगर वेटरन्स टूर्नामेंट या लेजेंड्स या रिटायर्ड हमारे जो
क्रिकेटर्स हैं, वो कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि हमें लग रहा था इसमें ज़्यादा दम था देन आवर नेशनल टीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब उन्होंने जितने भी प्लेयरों को इकट्ठा किया, इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 4 जो प्लेयर करंट प्लेयर उन्होंने रखे हुए थे जो नेशनल टीम से नहीं खेले, आई मीन खेल जो नियर टू रिटायर्ड है। और ऐसी बात भी नहीं थी कि वो खड़े होकर बॉलिंग कर रहे हैं, कोई बिल्कुल कोई स्पिनर है तो उसका बॉल नहीं पहुंच रहा, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। हमें तो बड़ी टफ क्रिकेट लगी। और अगर देखा जाए हमारी पाकिस्तान टीम में सुहेल खान, सुहेल तनवीर, आमिर यामीन, और देखा जाए कि इस तरह के अगर बॉलर आपके पास होंगे, वहाब रियाज, और जिस पेस से बॉलिंग हो रही थी और आपको लग नहीं रहा था कि ये कोई वेटरन्स है या कोई बिल्कुल रिटायर्ड है जिनको बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं फिटनेस में भी, बॉलिंग करने में भी या बैटिंग करने में भी। शुएब मलिक भी थे साथ, तो सारे ही हर टीम में ऐसे ही प्लेयर थे और बड़ी टफ क्रिकेट हुई है। और जून सेमीफाइनल में हम पहुंचे हैं तो हमें लगा कि जैसे कि हम दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गए। बिल्कुल ऐसा ही, व्यूअर्स को भी ऐसा ही लग रहा था जब हम देख रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लगा, बस फाइनल में आप नहीं हमें नजर आया एक्शन में, तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो फाइनल की हुई वो भी हमें वो उसी तरह ही फील हुई जैसे हमारी नेशनल टीम खेल रही है। हाँ जी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, चांस मिलता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि फुली फिट था मैं खेलने के लिए। क्योंकि जितने मुझे मैचेस 3 मैचेस मैंने खेले हैं तो उसमें परफॉर्मेंस बैटिंग में अच्छी रही है, बॉलिंग में भी 2 विकेटें मिली थी। पर जो टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था डेफिनेटली उसमें फिर वो फाइनल में मुझे जगह नहीं मिल सकी। अगर मैं खेलता तो बड़ा अच्छा था टीम के लिए भी, और हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस भी नजर आती, हार्ड हिटिंग जैसे छक्के लग रहे थे। अच्छा रज़ाक भाई, आजकल ना ये NOC का बड़ा चक्कर चला हुआ है, तो वैसे ही मैंने सोचा आप हैं साथ तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, मैं पूछ लूँ, आप लोग वहाब भाई और आप NOC लेके गए थे? ये डेफिनेटली हमने बता के गए थे और उन्होंने चेयरमैन साहब ने NOC दे दी हुई थी। अच्छा, अब तो चलें चेयरमैन साहब से पता नहीं ताल्लुकात आपके कैसे हैं, लेकिन जाहिर है वो सारा एपिसोड भी हुआ, सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियों से आपको अलग करने का, साथ में वहाब रियाज को भी, और फिर आपका उस पर बयान भी आया कि भाई हम लोगों का तो एक वोट था, सारी जिम्मेदारी हम पे नहीं डाली जा सकती। तो वो जो इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बैक किया या उनकी सपोर्ट की या उनको इसरार किया डालने पे जो आउट ऑफ फॉर्म थे, उस पर आप क्या कहेंगे? Do you have anything to say? देखिए, मैंने वो वहाब रियाज ने भी वही स्टेटमेंट दी, मेरा भी तकरीबन, क्योंकि जो सच्ची बात होती है वही कहनी चाहिए। और क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी उसको हम फॉलो कर रहे थे और उसमें तकरीबन 7 या 8 प्लेयर, आई मीन सेलेक्टर्स कह लें, जो भी कोच भी था या कैप्टन भी था, जितने भी एक सिलेक्शन कमेटी को आप कह दें कि 8 मेंबर्स थे, तकरीबन 8 या 9 के करीब। तो उसमें जो भी टीम सेलेक्ट हुई थी, देखिए जितने भी प्लेयर थे ऑलरेडी सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, A, B, C कैटेगरी में आपको ज्यादा नजर आएंगे। 1 या 2 ऐसे होंगे जिन्होंने PSL की परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्शन हुई है, क्योंकि इस लेवल पे ना आपकी अपनी मर्जी चल सकती है, ना आपका कोई रिलेशन चल सकता है, ना कोई सिफारिश होती है। क्योंकि जब वहाँ पे आपके पास एनालिस्ट होता है तो एनालिस्ट के पास पूरा एक रिकॉर्ड होता है। किसी भी प्लेयर पे जब बात होती है तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस सामने आती है स्क्रीन पे, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा प्लेयर हो जिसकी परफॉर्मेंस भी ना हो और वो प्लेयर वहाब रियाज ने या अब्दुल रज़ाक ने। अच्छा, शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जिसकी बेसिस पे उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड किया? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के किरदार और सिलेक्शन से ही यहाँ पे जाहिर उस वक्त तो हम सपोर्ट ही कर रहे थे, करना भी चाहिए था, लेकिन सवालात, क्वेश्चन मार्क सामने आना शुरू हो गए थे कि यार ये क्या टीम सेलेक्ट की है, या आपको लगता है यही हो सकता था अवेलेबल रिसोर्सेज? और साथ ही बता रहे हैं तो इफ्तिखार अहमद का भी बता दें कि उनको किस बेसिस पे लिया गया था पूरे टूर्नामेंट, इनफैक्ट मौका भी पूरे टूर्नामेंट में मिला उन्हें। तो जी मैं क्लियर करता हूं आपको। देखिए, शादाब PSL के बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुए और उसके बाद जो हमारे पास इफ्तिखार हैं, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम थी कि हार्ड हिटर बैट्समैन को नहीं, इसलिए आजम खान को भी लिया और इफ्तिखार को भी लिया। अब ये देखें जितने भी प्लेयर हैं
ये सब परफॉर्मर हैं। अगर ऑन दी डे या टूर पे वो परफॉर्म नहीं करते तो ये बैड लक उसके साथ भी हो सकती है। और फिर डेफिनेटली जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी में जितने भी 8 या 9 मेंबर हैं उनके साथ भी कि जो उन्होंने उनको सिलेक्ट किया। अब हमारा तो काम है सिलेक्ट करना। अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता और तो फिर उसमें फिर ना सिलेक्शन कमेटी का कसूर है, ना क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ना किसी और का कसूर है। एज अ सीनियर आपकी राय जानना चाहेंगे, इफ शादाब वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल तो अबरार को मौका दिया ही नहीं, पूरा टूर्नामेंट में मौका नहीं दिया। ये डेफिनेटली देखें, सिलेक्शन कमेटी का काम होता है प्लेयर को सिलेक्ट करना, और बाकी जो मैनेजमेंट के में लोग होते हैं, जो कैप्टन हो गया या कोच हो गया, तो वो इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, क्योंकि आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था। हाँ, अगर कोई जब चीफ सिलेक्टर होता है तो वो फिर इंटरफेयर करता है सिलेक्शन में भी। जो 11 की टीम बनती है उसकी पूरी अपनी एक पावर होती है। यहाँ पे तो जिसकी भी पावर थी सब डिवाइडेड थी, और पॉलिसीज के मुताबिक 8 या 9 जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। एक सेकंड, शादाब का तो आपने बता दिया क्योंकि वो पीएसएल में बेस्ट प्लेयर थे, तो ऑब्वियसली और भी कुछ बड़े बेस्ट थे जिनको आप लोग भूल गए थे। लेकिन आपने ये आपने रीजनिंग दी है, फाइन विल टेक इट। इफ्तिखार की क्या रीजनिंग थी? देखिए, इफ्तिखार का देखिए ओवरऑल पावर हिटिंग में ये काफ़ी इन्होंने भी रिसेंटली जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें पावर हिटिंग भी करते रहे हैं, साथ बॉलिंग भी करते रहे हैं, और ये ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं और सेंटर कॉन्ट्रैक्टर भी प्लेयर हैं। जब आप किसी देखें जो पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या सिलेक्शन कमेटी में थे जो लोग, उन्होंने जब सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनाए, कैटेगरीज बनाई, ये वही प्लेयर्स हैं जो चलते आ रहे हैं। जब एक बंदे को आप पे रोल पे रख लेते हैं तो आप उसको टीम से बाहर नहीं निकाल सकते। हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी वर्ल्ड कप आते हैं, जो भी ऐसी सीरीज आती है, उसमें 1 या 2 नए प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पे जब मैंने वर्ल्ड कप खेला 99 का, तो ना मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर था, ना मेरा कोई किसी कैटेगरी में नाम था। मुझे इन्होंने मेरे पोटेंशियल वाइज इन्होंने सिलेक्शन दी मुझे कि आप 99 के वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं था। अब वहां जाके अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं देता तो फिर इनकी सिलेक्शन पे आ जाती है कि इन्होंने सेलेक्ट किया था। अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। कोई भी ऐसा प्लेयर होता है, जैसे उस्मान खान था या आजम खान थे, इनको अपॉर्चुनिटी हमने दी, मौका दिया कि यार कि ये परफॉर्म करें, और पाकिस्तान के लिए वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमारे मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम नजर आ रही थी। तो इस अगर कर जाते तो अच्छा होता। अब रज़ाक भाई, एज अ एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एज अ सीनियर खिलाड़ी आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर है जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे टीम में कोई इत्तेफाक नहीं है, जेलन नहीं है, कोई हम आहंगी नहीं है, हारमनी नहीं है। आपको लगता है कि जब ये फैसला किया गया कि हम जी शाहीन को हटा देते हैं और हम बाबर भाई को वापस ले आते हैं, वहाँ से ज़रा खराबी की इब्तिदा हुई, या वो ठीक फैसला था हालात को मद्देनजर रखते हुए? देखें, ओवरऑल जब भी कोई डिसीजन होता है तो वो एक तरफा डिसीजन नहीं होता, और जो भी जब हमारे पास जिम्मेदारी आई, जितने भी मेंबर्स थे सिलेक्शन कमेटी के, तो उन्होंने कैप्टन को भी सिलेक्ट करना था। तो ओवरऑल पूरा एक इंक्वायरी होती है, पूरा एक बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, और अगर 4 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ने कप्तान को सिलेक्ट करना था, 5वां बिलाल अफजल थे, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी थी समझ लें, क्योंकि वो बड़े क्लोज हैं चेयरमैन साहब के साथ, तो वो भी बीच में इन्वॉल्व थे। तो अगर 5 बंदों ने कप्तान को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली 3 बंदों का तो वोट एक तरफ होगा ना, अगर 2 का नहीं है तो 3 का तो होगा ना। तो 3 बंदों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। जब डिसीजन लिया है तो उसने ठीक है, शाहीन को उतारा गया जैसे भी, क्योंकि जब भी क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है या सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, हाँ अगर चीफ सिलेक्टर होता तो फिर आप उस पर सारी जिम्मेदारी डाल सकते थे। तो 3 बंदों ने मिलकर ये वोटिंग हुई थी, तो उसमें फिर ये वोटिंग हुई थी। वैसे आप कंफर्म कीजिए, ये वोटिंग लिटरली वोट होती है, मतलब वोट किया जाता है, सारे अपना अपना वोट देते हैं सिलेक्शन में, खड़े करते हैं या बताते हैं? नहीं, ऐसे देखे, जैसे मैंने कहा कि बोर्ड की पॉलिसी थी, बोर्ड की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर तो था नहीं। और बिल्कुल ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में समझता हूँ फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ होगा कि चीफ सेलेक्टर नहीं है, सारे चीफ सेलेक्टर थे। तो आपको लगता है ये ठीक है, ये फॉर्मेट डिबेट करनी? जी, आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है, मतलब 5 लोग हों और उनके इक्वल राइट्स हों उस कमेटी में, एज एन सिलेक्शन कमेटी हो, कोई चीफ सेलेक्टर ना हो, ये तरीका बेहतर है, आपको लगता है?
देखिए बात ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान की टीम पिछले 4-5 साल से ये प्लेयर खेलते आ रहे थे। अगर चीफ सेलेक्टर भी होता तो मैं समझता हूँ वो भी ऐसी ही टीम सेलेक्ट करता। तो ये एक पॉलिसीज उन्होंने बनाई, उसके डिबेट सिस्टम बनाया कि जी आपने आपस में बैठ के डिबेट करनी है, तो उसमें फिर बेहतर डिसीजन हो सकता है। तो अब ये यहाँ पे डिपेंड, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं, अब हमने जो टीम सेलेक्ट कर दी, अब टीम हमने भेज दी, अब वहां पे अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही टीम, तो फिर सारा जो बर्डन है वो सारा प्रेशर सिलेक्शन कमेटी भी आता है, प्लेयरों पे नहीं आता। अब देखना चाहता है जो कोच है या कैप्टन है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हमने जो टीम बना के दी है उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर आप ये नहीं कह सकते कि ये बगैर परफॉर्मेंस है या सिफारिश की वजह से आया है या इसके कहने पे आया है। तो ओवरऑल बड़ी फेयर सिलेक्शन हुई। अब प्लेयरों की परफॉर्मेंस ना होना ये पूरा मैनेजमेंट पे जाता है। अच्छा, प्लेयरों की परफॉर्मेंस ना होना ये प्लेयरों और मैनेजमेंट पे भी जाता है। मैनेजमेंट पे तो इससे पहले भी आया थे हमारे साथ, लेकिन भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब को भी हम याद दिला दें, वो हमारे साथ हैं और उनसे भी हमने बातें करनी है। कुछ दिन बाद मिले हैं ना, तो हम जरा, तो हमने कहा उनसे जरा बातें, और ये बातें आपको पता ही है जो उनसे पूछ रहे हैं वो आपसे भी पूछते रहते थे, क्योंकि हम इनसाइट जानना चाहते हैं। इन एनी केस अभी बहुत कुछ रज़ाक भाई ने हमें बताया सिलेक्शन किस तरह हो रही है, और इन द पास्ट अगर आप कोई कंपैरिजन दे सकें तो कप्तानों की सिलेक्शन के हु विल कैप्टन इसी तरह ही होता था सब कुछ मामला। देखिए हुमा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो कप्तान का जो इंतखाब है वो तो चेयरमैन की डोमेन है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि वो नॉन क्रिकेटर थे, और मेरे ख्याल में हम जब से पिछले 3 दहाइयों से जो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये गेंद डाल दी सिलेक्टर्स के कोर्ट में। उसमें अब्दुल रज़ाक भी थे, वहाब रियाज भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, असद शफीक भी थे, बाबर आजम तो खुद उसमें एक पार्टी थे, उसके अलावा गैरी कस्टन और बिलाल अफजल। लेकिन मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे दोस्त भी हैं, मोहतरम भी अब्दुल रज़ाक, ये थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस तो हुए। जहां कप्तान का मसला आया वहां मेरे ख्याल में हवा का रुख देखा सिलेक्टर्स ने कि चेयरमैन साहब तो पहले मुलाकात कर चुके थे बाबर आजम से, तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स भी फिर बाबर आजम के पीछे चले गए। हालांकि 5 मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी कप्तान को बदलना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। दूसरी जो शादाब की बात हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि शादाब खान जो हैं वो पाकिस्तान की पास्ट में उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन उसामा मीर को अगर हम देख लें तो उसामा मीर पीएसएल के बेस्ट बॉलर थे, उसामा मीर को इग्नोर किया गया। हमारे एक ऑलराउंडर आमिर जमाल जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर में परफॉर्मेंस देकर आए, आमिर जमाल को कंसीडर नहीं किया गया। फिर मिडिल ऑर्डर की अब्दुल रज़ाक बात कर रहे हैं तो सलमान अली आगा एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो बॉलिंग भी कर सकते थे, फील्डर भी अच्छे, सलमान अली आगा को भी मौका नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल में बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। जमान खान जो रेगुलर पाकिस्तान की T20, यही नाम जो आपने लिए उसामा मीर का पर्टिकुलरली जाहिर है उस कॉन्वर्सेशन के दौरान भी नाम मेरे जहन में बार बार आ रहा था, और जमान और सलमान अली आगा। रज़ाक भाई ये नाम डिस्कस हुए थे? फॉर इंस्टेंस चले उसामा का नाम डिस्कशन में आया था जब सेलेक्ट कर रहे थे आप लोग टीम? तो नहीं, डेफिनेटली देखें, अब हम इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अगर जिस तरह माजिद भाई ने ये नाम लिए हैं सबके, जमान खान के, सलमान अली आगा के, और अभी उसामा मीर, किसका नाम लिया? उसामा मीर का बेस्ट बॉलर था पीएसएल का। देखिए ये जो वर्ल्ड कप होते हैं ना, ये वर्ल्ड कप होते हैं, इसमें जो भी टीम सिलेक्ट होती है अगर वो परफॉर्मेंस ना दे तो डेफिनेटली जो सिलेक्ट नहीं होते उनके नाम आते हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ अगर इन 3-4 प्लेयरों को हम साथ ले जाते, अगर हम इफ्तिखार को निकाल देते, आजम खान को निकाल देते, शादाब को निकाल देते, तो फिर यही प्लेयरों पे डिबेट होनी थी। अब इन्होंने अब जो सिलेक्ट नहीं हुए वो सेफ हो गए। अगर वो सिलेक्ट होते तो जो सिलेक्ट ना होते, जैसे अभी मैंने आजम खान का नाम लिया, शादाब का नाम लिया, और अगर उस्मान खान का भी नाम ले लें आप, और
चलें, अच्छा ये बता दें आपके ख्याल में कोई भी क्यों नहीं चला? हमारी पूरी टीम ही नहीं चली ना। अगर हम इनको ले जाते तो फिर यही बात अभी चलनी थी कि देखें जी शादाब PSL के बेस्ट प्लेयर उनको लेके नहीं गए, आजम खान जिस तरह की हिटिंग करते हैं उनको नहीं लेके गए। अब इस तरह के काफी नाम फिर बाद में आने थे। ये अच्छा, व्हाट डू यू थिंक रज़ाक भाई, आपसे जेन्युइनली ये पूछना है, आपके ख्याल में हमारी टीम क्यों इतना बुरा परफॉर्म उसने किया? हम इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, हम अमेरिका से मैच हार गए, कोई भी क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चली हमारी टीम आपके ख्याल? देखिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल से अगर अब देखी जाए, हम भी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हमने खेला उसमें तो ये क्रिकेट बोर्ड नहीं था, उसमें तो ये सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, वही थे। तो उस वक्त जो कप्तान यही थे ना जो दोबारा रख लिए थे अभी। हाँ जी, कप्तान यही थे, चीफ सेलेक्टर कोई और थे, पाकिस्तान के चेयरमैन जो थे वो कोई और थे। अब ओवरऑल पिछले 3-4 से परफॉर्मेंस हमारी जो पाकिस्तान टीम की ICC के टूर्नामेंट में ऐसी ही चलती आ रही है। और बात यह है कि ये तो हमने सोचा कि प्लेयर की आपस में जैसी भी बातचीत हो, जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचती हैं। तो हमारी तो यही सोच थी, इसी स्पेस पे हमने प्लेयरों के साथ मीटिंग भी की और उनको गाइडेंस भी दी। और आपको पता होगा हमें फिर डिनर पे बुलाया गया था आर्मी चीफ साहब ने, उन्होंने भी इसी पे लेक्चर दिया कि जी आप जो भी सेक्शन होती है, जो भी सिलेक्ट हो जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसा भी हो तो फिर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। और मैं आपकी इजाजत से अब्दुल रज़ाक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब तो जाहिर है ये सिलेक्टर रहे नहीं, तो रज़ाक हम और आप जो जियो पे प्रोग्राम करते थे तो बाबर आजम के बारे में जो आपकी राय रही है एज ए कैप्टन, जाहिर है उनकी बैटिंग पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप सिलेक्टर बने और एक दो हमने आपके बयानात सुने तो फिर ये आपने जो एकदम से तब्दीली आई आपके बयानिए में, तो इसकी क्या रीजन थी? या फिर क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई बाबर आजम को ही हमने कप्तान बनाना? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखिए जब आप टीवी पे बैठे होते हैं, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी राय है, और मैं तो हमेशा यही बात करता हूं कि जो बात सही है वही करनी चाहिए टीवी पे। आपको ये नहीं कि टीवी पे बात करने के बाद आपका बिल्कुल स्टांस बिल्कुल बदल जाए कि ये तो मैंने टीवी पे मैंने कह दी, वैसे मेरी राय नहीं है। मैं अभी भी उसी बात पे हूँ। देखो हमने पिछले को 3-4 साल से हमारा जो क्रिटिसिज्म होता है सिर्फ ग्राउंड की हद तक होता है, बॉडी लैंग्वेज देख के प्लेयर की होता है। अगर बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, देखे हमने उस वक्त बात कही थी कि जब बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, अगर उसको कप्तान बनाया जा रहा है तो उसके साथ कोच भी है, उसके साथ असिस्टेंट कोच भी है, उसके साथ सीनियर प्लेयर भी हैं, कि इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैंने खुद कोचिंग की है, हेड कोचिंग की हुई है, KP की है, सेंट्रल पंजाब की हुई है, तो मेरे पास भी ऐसे कैप्टन थे जिनको कप्तानी नहीं आती थी। तो पूरा फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड में, जो भी डिसीजन होते हैं आप उस अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, तो कप्तानी बड़ी आसान हो जाती है। पाकिस्तान में जितने भी कैप्टन गुजरे हैं, तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, आप माजिद भाई काफी सालों से बड़ा आपका तजर्बा भी, एक्सपीरियंस भी है और अच्छी बात करते हैं आप। जितने भी पाकिस्तान के कैप्टन गुजरे हैं, मुझे आप बताएं कि रेशो वाइज कितने कैप्टन को कप्तानी आती थी? आप गिनती के नाम लेंगे सिर्फ, आप ये नहीं कहेंगे जितने भी कप्तान बने सबको कप्तानी आती थी, ऐसा नहीं कहेंगे आप। तो ये पास्ट में भी होता रहा है। हाँ, टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, जीते रहे हैं, और उस वजह से फिर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अगर यही टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद फाइनल पहुंचती, फाइनल जीत के आ जाती, तो मैं समझता हूँ जो अभी जो बात चल रही है वो सारी चीज ऑपोजिट हो जाती। पर बात वही करनी चाहिए जिस तरह की एक सही बात आती होनी चाहिए वो करनी चाहिए। अगर ये टीम जीत जाती तो मैं समझता हूँ कि सारे सबकी राय रज़ाक भाई, ऑब्वियसली वो तो सब कुछ होता। अब आप सिलेक्टर नहीं रहे, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ऑब्वियसली एनालिस्ट हैं, इतनी आपने क्रिकेट खेली है। अब आप वो जो टीम गई थी वर्ल्ड कप में, अब आप उसको सिलेक्ट करें? देखिए बात ये कि अभी हर चीज का एक टाइम होता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं था। हाँ, अगर चीफ सिलेक्टर मैं होता तो फिर जो आपके ये सवाल हैं बड़े वैलिड होते, तो फिर मैं उसका जवाब दे ही होता, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे डिसीजन मेरे थे और मैंने करने थे। क्योंकि जब चीफ सिलेक्टर, क्योंकि मैं सिलेक्टर भी रह चुका हूँ पिछले कोई 2-3 सालों से, तो चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम थे,
तो हमें पता था कि जो हम डिबेट होती थी किसी भी प्लेयर पे, तो एंड ऑफ द डे वो जो डिसीजन होता था वो चीफ सिलेक्टर का होता था, साथ में चेयरमैन होते थे, कैप्टन होते थे, बैठ के वो डिसीजन लेते थे। हमारी डिबेट होने के बाद डिसीजन होते थे, सम टाइम पहले भी होते थे। तो वो एक डिफरेंट नजर आता है, क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर होता है, उसने जवाब देना होता है कि जो भी अब पास में ये भी देखा गया है कि टीम वर्ल्ड कप सिलेक्ट हो चुकी हुई है और एक दिन पहले आप चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये भी चीजें हुई हैं। उस वक्त तो किसी ने कोई बात नहीं की कि ये किस वजह से ये चेंजिंग हुई, शोएब मलिक की टीम में कैसे आ गए, उनका तो नाम ही नहीं था, तो एक दिन पहले कैसे वर्ल्ड कप में आ गए। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ वो टेलीफोन और सिफारिश और ये इसका फेवरेट है, ये इसके कहने पे होता है, ये होता है ना, और ये अभी भी प्रॉब्ली हुआ ही होगा। देखिए पाकिस्तान का एक सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि अच्छे प्लेयर की सिफारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, अच्छा प्लेयर होना चाहिए। यही प्लेयर हैं अब शादाब जो लीग इतना ही अच्छा प्लेयर हो तो उसकी सिफारिश की क्या जरूरत है? फिर तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं बनती अगर इतना अच्छा प्लेयर हो। देखें आप पिछले 20-25 साल से देख लें कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो डेफिनेटली जो चेयरमैन चेंज होता है तो चेयरमैन इज अथॉरिटी। और जितने भी प्लेयर अभी लीग में भी शदाब की आप देख रहे हो कि 4 विकेटें ले रहा है 10 रन दे के, 3 विकेटें ले रहा है 10 रन दे के, 8 रन दे के, तो वो परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है ना, परफॉर्मर तो है। अगर पाकिस्तान टीम में आके आईसीसी के टूर्नामेंट में अगर परफॉर्म नहीं करते तो प्लेयर प्रॉब्लम नजर आनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जो सिलेक्टर के वो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे यहाँ क्या प्लेयर प्रॉब्लम है, मुझे आप ये बताएं ना, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है हमारे यहाँ लड़कों में लड़ाइयाँ हैं, इत्तेफाक नहीं है, टीम बन के नहीं खेलते, यही लड़के आप कह रहे हैं कि जी ये तो परफॉर्मर थे और जाहिर है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। हमारी यहाँ आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों नहीं हमारी टीम चल रही? एज एन एनालिस्ट आपसे देखिए ये अच्छा सवाल है, इस पे आप देखना चाहिए कि ये क्या वजह है कि यही प्लेयर जब पीएसएल खेलते हैं या दूसरी लीग खेलते हैं तो उसमें बड़ी परफॉर्मेंस नजर आती है, आपको 80 रन करते हुए नजर आते हैं, कोई 4-4, 5-5 विकेट लेते हुए नजर आते हैं। तो सारी चीजें होती हैं, तो हर प्लेयर का एक पोटेंशियल होता है, हर प्लेयर का एक कैलिबर होता है। अब डोमेस्टिक में जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं, पास्ट में माजे भाई बेहतर समझते हैं कि इतने प्लेयर पाकिस्तान के गुजरे हैं जो डोमेस्टिक के किंग थे, जो ही वो इंटरनेशनल में स्टेप इन होते थे तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है उनको खेलना ही नहीं आता। तो ये क्रिकेट का यही तो क्रिकेट है, इसी चीज को तो सही करना है, इसी तो बेस को सही करना है। आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक में जितने प्लेयर्स हैं, आप एक तो नजर होनी चाहिए कि यार कि ये पोटेंशियल वाइज है, पाकिस्तान के जितने प्लेयर आए हैं सब आपको पिक किया गया है पोटेंशियल वाइज, आपकी परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आए। मैं खुद जो आया हूँ, तो मैं जो अंडर 19 में आया था तो मेरी बॉलिंग देख के उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था और मेरी बैटिंग देख के सिलेक्ट किया था, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक में, मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हम 10-15 साल खेल गए, मोहम्मद यूसुफ भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही आ गए, शोएब अख्तर को भी आप देखा जाए उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उठा के देख लें, अब वो फास्टेस्ट बॉलर थे, इस बेस पे आ गए। वकार, यूनुस मोहम्मद, कितने हम नाम लें जो आप डोमेस्टिक डेटा पे नहीं आए, वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं थी, पोटेंशियल वाइज देखा गया। तो फिर भट्टी साहब ये सारा मॉडल के जी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को जगह दी जाएगी और ये तो फिर सारा ये तो चला ही नहीं कभी भी माजी में हमारे यहाँ। देखिए अब्दुल्ला, डिबेट तो बहुत सारी हो सकती है, अब्दुल रज़ाक जाहिर है ये वो बात कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको तो हमने इग्नोर किया ना। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले पाकिस्तान टीम में आ गए। उस्मान खान, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले या पाकिस्तान की इस गर्मी में 40-45 टेम्परेचर में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले सवाल तो करते हैं कि भाई हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप प्लेयर बाहर से लेकर आ सकते हैं। लेकिन आमिर जब आए बाद में जो कंट्रोवर्सी हुई आमिर व्हेन ही केम ही वाज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। देखिए टैलेंट पे तो ना आमिर की कोई शक है किसी को, ना इमाद वसीम की, ना उस्मान खान की। हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर आप सिस्टम को बाईपास करके किसी प्लेयर को टीम में डाल रहे हैं तो फिर इतना लंबा चौड़ा डोमेस्टिक सीजन करवाना, अरबों रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पे 1-1.5 अरब रुपए सीजन में खर्च होते हैं, तो उसके बाद तो ये सारी प्रैक्टिस जो है वो बेकार है। मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू से मैंने जो एक नतीजा निकाला, एक तो चीफ सिलेक्टर के ना होने से भी मसाइल पैदा हुए कि अगर चीफ सिलेक्टर हो, अभी भी पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर कोई नहीं है, सबके वोट बराबर हैं। जिस तरह इंज़मामुल हक चीफ सिलेक्टर थे वो जिम्मेदारी लेते थे, आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो मेरे ख्याल में ये मसाइल हैं जिनको अब क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि किसी एक को चीफ सिलेक्टर बना दें, लेकिन मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट को, लेकिन भट्टी साहब वो तो सब कुछ ठीक है, किसी एक को सिलेक्टर बना दे, लेकिन जरा ज्यादा लोगों की राय हो। इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा क्रिकेटिंग माइंड्स वो फैसले करेंगी मिलके, तो इन अ सेंस तो वो फैसला भी ठीक है। आइडिया तो बुरा नहीं था। एग्जैक्टली, वो तो इतना बुरा आइडिया नहीं लग रहा। व्हाई शुड इट बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन? देखें, बिल्कुल 5-6 लोग जो थे उनके बराबर की जिम्मेदारी थी, लेकिन देखें ना, अब जब टीम की कश्ती डूब गई, अब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं ना। हर आदमी कहता है कि मेरा एक वोट था, तो बाकी 5 से भी पूछना चाहिए। अब मेरे ख्याल में जो क्रिकेट बोर्ड ने, देखिए, एक और गलत काम किया है कि 2 सिलेक्टर्स को हटाकर 3 को बचा देने से मेरा ख्याल में काम नहीं चलना। पिक एंड चूज से मसला हल नहीं होगा। अगर आपको हटाना था तो अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज के साथ जो बाकी 3 थे उनको भी रुखसत करके नई सिलेक्शन कमेटी आ जाती, शायद उनका भी टाइम आ जाए। चले वहां बाकी कप्तान भी है ना एक तो, बट यू नेवर नो। इन एनी केस जी भट्टी साहब और कोच तो नए आए थे। चले जी अब्दुल रज़ाक भाई, आई नो कि यू हैव जस्ट कम बैक और अब आप एक दिन ही हुआ आए हुए, आप आराम करें और हम आपको फिर कभी तंग करेंगे। हम आपको तंग करते रहेंगे अब तो। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस भट्टी साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू रज़ाक भाई। That is it जी, and we are going to see you tomorrow inshallah.